वीडियो शुरू करने से पहले सॉरी गाइस, मैं जानता हूँ ये वाली वीडियो अपलोड करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ और इसकी वजह कि मैं आलसी हो गया था बहुत ज़्यादा। और साथ ही लास्ट टाइम मैंने जो 2 वीडियो अपलोड करी थी उसके ऊपर खास रिस्पांस नहीं मिला, तो मैं दुखी होकर थोड़ा डिप्रेशन में चला गया था। जिसके बाद मैंने लेडी बग के नशे करे और साथ ही फिर कुछ इंपॉर्टेंट वर्क आ गए जिसके नीचे मैं दब गया और ले दे के टाइम इतना लंबा खिंच गया। बट जो भी हो, फाइनली मैं इस एपिसोड के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। तो चलो अब ना और ज़्यादा टाइम वेस्ट करें, लेट्स स्टार्टेड। हुआंग बोलता है, बेवकूफ़, तेरा मुंह तो कुछ ज़्यादा तेज चल रहा है। लगता है कि तेरे को एक बार अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा और मैं तेरे ऊपर बिल्कुल भी ईजी नहीं जाने वाला। तेरा हाल भी उस मोटी कुतिया की तरह होगा। और साथ ही वो लीम नाम के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और दूसरी तरफ से वो बंदा भी कंटिन्यू लीगो सुएल के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। लीगो सुएल उसका अटैक को ब्लॉक कर रही होती है और एक मौका देकर उसे पंच करती है, बट वो बंदा ब्लॉक कर लेता है। तो लीगो सुएल एक स्लाइड किक मारते हुए उसे गिरा लेती है। वो बंदा फिर से उछक के खड़ा हो जाता है और दोनों फाइटरों के बीच गर्मा गर्मी का माहौल। और दूसरे रिंग में हुआंग लीमी नाम के ऊपर फुली अटैक कर रहा होता है और लीमी नाम बस ब्लॉक कर रहा होता है। ये देख के हुआंग कहने लगता है, इडियट, क्या तू डर गया? ऐसा लगता है कि तेरे को हैंडल करना थोड़ा आसान है, लेकिन तूने उस कुत्ते की तरह ही फिर अजीब सी टेक्निक का यूज़ करा तो थोड़ा डिफिकल्टी हो सकती है मुझे। और फिर साथ ही ऐसा करने के बाद उसके पेट में एक जोरदार पंच मार देता है लीमी नाम के और उसका हाथ पकड़ के रखा हुआ रहता है और उसके पेट में पंचेस मारे जा रहा होता है। कमेंट्री करने वाले बोलते हैं, सेकंड रिंग में फाइटर लीमी नाम, उनके डाटा बेस के अकॉर्डिंग उनका तो काफ़ी हाई चांस था कि वो फाइनल्स में पहुंच जाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। लगता है कि उनका अपोनेंट हुआंग जुनहो का फाइटिंग स्टाइल थोड़ा पेचीदा है जिसको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होने वाला है। यहाँ तक कि उनके कोच भी पीछे परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। दिखाते कोच को तो लगता है कि उसका सपना गया, वो कभी अब वाइल्ड गार्ड से नहीं मिल पाएगा। जुनहो और मून भी लीम नाम का मैच देख रहे होते हैं। जिंगू बोलता है, सुन भाई ये थोड़ा अजीब है। मून पूछती है, क्या चीज़ अजीब है? तभी पीछे से किम बोलता है, कुछ अजीब नहीं है, लीम नाम बस टोटली मार खा रहा है। जिंगू उसको इग्नोर करता हुआ बोलता है, मैं फाइट के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं जानता अभी, लेकिन ऐसा लगता है कि जो लीमी नाम का गार्ड है वो वाकई में बहुत अच्छा है। लेकिन और फिर तभी दिखाया जाता है हुआंग लीमी नाम के चेहरे के ऊपर एक जोरदार पंच मार देता है जिससे लीमी नाम डाउन हो जाता है। कमेंट्री करने वाले बोलते हैं, उनके अपोनेंट का स्टाइल काफ़ी ट्रिकी है जिससे गार्ड करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। हुआंग बोलता है, मैंने तो तेरे से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट करके रखा हुआ था। तभी लीमी नाम बोलता है, लगता है कि इतना काफ़ी है। उसकी बात सुन के हुआंग थोड़ा हैरान हो जाता है। तभी लीमी नाम बोलता है, तुमने पहले ही एक मैच खेला है जिसकी वजह से तुम ऑलरेडी थोड़े थके हुए हो, इस वजह से मैं इतनी देर से तुमसे मार खा रहा था ताकि अपन दोनों का यह मैच एकदम फेयर हो। और वो उठ के डबल से खड़ा हो जाता है। हुआंग हंसना शुरू कर देता है, बोलता है, यू क्रेजी डॉग, तो तेरे कहने का मतलब है कि तू इतनी देर से मेरे से जानबूझ कर मार खा रहा था? हाँ, तेरे को क्या लगता है कि मैं तेरे बकवास के ऊपर यूं ही भरोसा कर लूंगा? आखिर तुझे जैसा कोई खुद को एक फाइटर कैसे बुला सकता है? और अब वैसे भी मैं इस बचकाने टूर्नामेंट से बहुत ज़्यादा बोर हो चुका हूँ। चल मैं तेरे को दिखाता हूँ कि एक रियल फाइट क्या होती है, कैसी होती है। और साथ ही वो अपने मुंह से ग्लव उतारने लगता है और रेफरी कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो, रुको। बट वो उसके नहीं सुनता, अपना ग्लव उतार देता है और नंगे हाथ लीमी नाम के ऊपर अटैक करता है और कहता है, तो फिनिश बास्टर्ड। कमेंट्री करने वाले बोलते हैं, फाइटर हुआंग ने अपना ग्लव उतार दिया है और वो लीमी नाम की तरफ बढ़ रहा है। तभी लीमी नाम बोलता है, मैं एक बॉक्सर हूँ। और साथ ही उसका पंच हुआंग के चेहरे पे जा लगता है, बहुत जोरदार बम होता है। हुआंग एकदम शौक रह जाता है और फिर तभी लीम नाम उसको दूसरा पंच मार देता है। हुआंग पूरा लड़खड़ा जाता है और उसको संभालते हुए कहता है, तेरे को लगता है कि तेरे ये कमजोर फिश? और फिर तभी उसका सब बहुत जोर से भरना आता है, वो अपना सर पकड़ लेता है और इसी मूवमेंट पर लीम नाम बहुत तेज से आगे बढ़ते हुए झुकते हुए उसके पेट में एक जबरदस्त मुक्का मारता है और फिर वो उसके चेहरे पे एक मुक्का दे मारता है। बोलता है, ये वही सीक्रेट टेक्निक्स है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। इन टेक्निक्स के प्रैक्टिस हम फाइटर 1000 बार से भी ज़्यादा करते हैं और हमें पता है ये कितनी ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए रिंग के बाहर हम इन टेक्निक्स का कभी भी यूज़ नहीं करते। और साथ लीम नाम उसे एक नीचे से ऊपर पंच मारते हुए उड़ा देता है और कहता है, और अगर तुम इस तरह से फाइट करना चाहते हो तो गलियों में जाओ, तुम इस जगह पर आने के लायक नहीं हो। और फिर दिखाया जाता है रेफरी हुआंग को चेक करती है और डिक्लेयर करती है कि लीम नाम जीत गया, वो भी एक केओ विक्ट्री के साथ। दिखाया जाता है कोच भगते हुए लीम नाम के पास आता है और उसे सब बात देता है और कहता है, बास्टर्ड, तुमने तो मुझे शुरुआत में डरा ही दिया था। तभी कमेंट्री करने वाले बोलते हैं, जरा देखो, लगता है कि जज लीम नाम से कुछ कह रही है। दिखाते वो जज लीम नाम से बोलती है कि तुमने देखा, तुम्हारे अपोनेंट ने ग्लव्स उतार दिए थे और मैं मैच को रोकने वाली थी। अगर तुम्हें पता था कि तुम्हारे अपोनेंट ने ग्लव उतार दिए हैं, उसके बावजूद तुमने कंटिन्यू किया, तो ऐसे सिचुएशन में तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। कोच लाते हुए कहता है, आगे
तुम ये क्या बोल रही हो, ऑफ कोर्स इसने नहीं देखा और यहाँ पर तो हमारा फाइटर खतरे में था। क्या होता अगर उसने बेयर हैंड के साथ उसके ऊपर अटैक कर दिया होता, हमारा फाइटर लकी रहा। यहाँ पर हमें जिन्हें कंप्लेंट करनी चाहिए। दिखाया जाता है ये सुनने के बाद रेफरी मुड़े आती है, बोलती है अगर तुम्हें नहीं पता था तो कोई प्रॉब्लम नहीं, रूल्स को फॉलो करो और नेक्स्ट मैच के लिए तैयार हो जाओ। लीगो सोहेल का ध्यान लीमिन नाम की तरफ होता है। वो लीमिन नाम की तरफ देख रही होती है कि तभी उसका ओपोनेंट उसके ऊपर अटैक कर देता है और कह रहा होता है जरा तुम्हें यहाँ पे नजर गड़ा के रखनी चाहिए और साथ ही एक और किक से उसके ऊपर अटैक करता है। ये देख कर डडल खुश हो जाती है और उसे शेयर कर रही होती है क्योंकि वो बंदा डडल का ये स्टूडेंट है और वो कहती भी है मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैंने तुमको सिखाया, जबकि वो बंदा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहा होता है किक मारने के बाद। वो कहता है लगता है कि मेरे किक ढंग से पड़े नहीं, क्या इसने डॉज कर लिया। तभी लीगो सोहेल तेजी से मूवमेंट करते हुए उसके पीछे पहुंच जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है, बोलता है आखिर किस तरह का मोमेंटम है। तभी लीगो सोहेल उसके ऊपर अपने दोनों हाथों से अटैक करती है अपनी अजीब से टेक्निक के साथ, जिससे वो लोगों को पीछे उड़ा देती है। तो दिखाया जाता है वो बंदा डायरेक्ट रिंग के बाहर जाके गिरता है और देख के डडल परेशान हो जाती है और फिर अनाउंस कर दिया जाता है कि लीगो सोहेल की जीत हुई। मून बोलती है ये लड़की फिर से जीत गई है तो काफ़ी अच्छी है। जिंको भी बोलता है हाँ लीमिन नाम भी जीत गया है, मैंने सोचा था कि लीमिन नाम के साथ कुछ वेयर्ड है, लेकिन आई गेस वो बस मार खा रहा था जानबूझकर। मून कहती है ओ सो जिंगो तुम्हारी नजर तो काफ़ी अच्छी है, जबकि ये सब देखे पीछे किम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। और फिर अनाउंसर कहते हैं सेकंड राउंड काफ़ी तगड़ा इम्पैक्ट रहा है। मेरे को हैरानी है कि अब बाकी के दूसरे मैचेस कैसे होने वाले हैं और अब इस लिस्ट को अपडेट कर दिया गया है। और फिर साथ ही लिस्ट देखने के बाद अनाउंसर खुद भी हैरान हो जाते हैं, बोलते वो ग्रुप 1 में तो बस एक ही फाइटर बचा है, बाकी सब लोगों ने अपना नाम बाहर करवा लिया है और वो अमेजिंग फाइटर लीगो सोहेल। और ग्रुप नंबर 25 वहाँ के भी काफ़ी सारे अपोनेंट पीछे हट गए। तो अब फाइटर 247 का मुकाबला होगा सीधे फाइटर 260 के साथ, क्योंकि बाकी लोगों ने तो अपना नाम हटवा लिया, तो अब इन लोगों का मुकाबला होगा डायरेक्टली। और इससे पहले कि थर्ड राउंड स्टार्ट हो 3 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा। दिखाया जाता है मून भी देखते हो वो नंबर और कहते हैं सोंग जिंगो ये तो तुम्हारी बारी है। सोंग जिंगो भी ये देखने के बाद बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, बोल रहा होता है क्या लेमिना मेरा ओपोनेंट लेमिना होने वाला है, अब मैं क्या करूँ, वो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मून बोलती है आगे तुम्हारा क्या मतलब है, तुम्हें वहाँ पर बाहर जाना ही होगा। और साथ ही वो खींचते हुए जिंगो की शर्ट उतार देती है और बोलती है अब तैयार हो जाओ जल्दी से। और मून उसे बॉक्सिंग ग्लव भी पहना देती है और बोलती है सोंग जिंगो जरा मेरी तरफ देखो, डरने की कोई बात नहीं है, तुम्हें डरना नहीं है, याद रखना वो सब याद करो जो भी तुमने सीखा है। तुम अपने बहन भाइयों को एक काफ़ी अच्छे फाइट दिखाना चाहते हो क्यों, तो इसके लिए तुमको तैयार होना होगा। जिंगो कहता है वो तो ठीक है सुन में, लेकिन तुम कुछ ज़्यादा करीब हो। और फिर हमें दिखाया जाता है लीमिन नाम कोने में बैठा हुआ रहता है, अगला मैच शुरू होने से पहले उसको थोड़ा आराम करने को मिल रहा है। और जिंगो का भाई चलाते हुए कहता है तुम्हें जीतना ही होगा बिग ब्रदर फाइट, जबकि सोम बोलते हैं मेरे ब्रदर के फाइट उस बंदे के साथ होने वाली है और वो तो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्वीन बोलती है लेकिन जिंगो भी काफ़ी अच्छा हो चुका है शायद। और फिर साथ ही यहाँ पर थर्ड राउंड स्टार्ट हो जाता है। फाइटर्स आ जाते हैं रिंग के करीब और उनके कोच उनको कुछ सलाह मशवरा दे रहे होते हैं। कमेंट्री करने वाले बोलते हैं अरे सोंग जिंगो की कोच तो ली मून यांग है, जैसे अब लोग मेन राउंड में देखेंगे। मुझे लगता है कि वो अपने अंडर क्लासमेट को एनकरेज करने के लिए ये कर रही है। और फिर साथ ही यहाँ पर अब फाइट होने वाली है लीमिन नाम बनाम सोंग जिंगो। किम बोलता है वेल लगता है कि मैं वर्कर सोंग के खिलाफ फाइट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो तो लीमिन नाम से नहीं जीतने वाला। जबकि डडल जोर जोर से जिंगो का नाम लेते हुए उसे चेयर करे जा रही होती है ऑडियंस के बीच बैठी। मून देखती है जिंगो को, जिंगो एंटर कर जाता है रिंग के अंदर और रेफरी फाइट स्टार्ट करने वाली है। और जिंगो सोचता है मून ने उसे कहा था जिंगो तुम चेंज होना चाहते हो, अब तुम और ज्यादा बुली नहीं होना चाहते, लूजर की तरह नहीं रहना चाहते, तुम चाहते हो कि तुम्हारे बहन भाइयों को तुम्हारे पर प्राउड हो। और अब इसी वजह से तुम प्राइम रेस से भागने की वजह उसमें पार्ट ले रहे हो। लेकिन सोंग जिंगो चॉइस हमेशा तुम्हारी होगी, अगर तुम ये करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, लेकिन अगर तुम फाइट करने की कोशिश नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं बदलने वाला। और साथ ही रेफरी फाइट स्टार्ट कर देती है और फाइट के स्टार्ट होते ही सोंग जिंगो बहुत तेजी से आगे बढ़ता है लीमिन नाम की तरफ और उसके ऊपर अटैक कर देता है। और ये देख के किम और मुंदोनी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, जबकि डडल तो खुश हो जाती है, बोलती है बहुत अच्छे सोंग जिंगो। कमेंट्री करने वाले बोलते हैं फाइटर सोंग जिंगो ने तो शुरू होते से ही लीमिन नाम के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया है। दिखा दे लीमिन नाम ये देख थोड़ा हैरान रह जाता है। सोंग जिंगो तेजी से आगे बढ़ता है नीचे की तरफ झुकते हुए और फिर ऊपर की तरफ होते हुए उसे पंच मारता है, बट लीमिन नाम डॉज कर जाता है। पर जिंगो भी रुकता नहीं, वो उसे एक और पंच मारता है, हालांकि लीमिन नाम सबसे डॉज करता जाता है। कमेंट्री करने वाले भी बोल रहे होते हैं फाइटर सोंग जिंगो तो कंटिन्यू अटैक पे अटैक किया जा रहा है, वो तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। ली मून यांग भी कहती है आगे तुम ये क्या कर रहे हो, थोड़ा स्लो जाओ। और बैक स्टेज से किम भी ये देख रहा होता है। कमेंट्री करने वाले बोलते हैं फाइटर लीमिन नाम ने बस अपना गार्ड अप करके रखा हुआ है, वो अभी यहाँ पर खाली डिफेंड कर रहे हैं। लीमिन नाम सोचा होता है जितना मैंने सोचा था ये उससे ज़्यादा बेटर हो गया है, इसका
स्टैंड और गार्ड काफ़ी अच्छा है, आखिर इतने शॉर्ट टाइम में तुमने इसको ऐसा क्या सिखा दिया। दिखा दे चिंगू के भाई बहन भी उसको चेयर कर रहे होते हैं। लेविनाम कहता है लेकिन भले इसने काफ़ी अच्छे से ट्रेन करा है, लेकिन इसके स्पीड और पंचेस इतने ज़्यादा डेंजर नहीं है अभी। भले ही ये अपने पंचेस को यहाँ पर 100 बार भी चलाता रहे, तभी मैं इससे हिट नहीं होने वाला, मेरे को इंटेंशन नहीं है इससे हिट होने का। तभी सोंग चिंगू एकदम पंच मारना बंद कर देता है और फिर तभी लेविनाम और मोंदोनी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। सोंग चिंगू अचानक से किंग चलाने लगता है और लेविनाम के चेहरे के ऊपर दे मारता है एक जोरदार किक। कमेंट्री करने वाले बोलते हैं अरे ये तो एक हाई किक थी, सीधा हेड पर। दिखाते चिंगू के भाई बहन भी काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं और बोलते हैं ओपा तुम कर सकते हो। मून भी चुपचाप चिंगू का मैच देख रही होती है। किक मारने के बाद चिंगू खुद को संभालता है, जबकि लेविनाम उससे बोलता है ऑनेस्टली तुमने तो मेरे को काफ़ी सरप्राइज कर दिया, तुमको वाकई में अमेजिंग फाइटर्स ने ट्रेन करा है, लेकिन जैसा सोचा था 1 महीना तुम्हारे लिए ये लिमिट थी। अभी तुम उस लेवल तक नहीं पहुंचे हो जहाँ पर तुम टोटली मेरे को ऑफ गार्ड पकड़ सको, लेकिन मैं तुमसे थोड़ा इंप्रेस हुआ और मैं देख सकता हूँ तुमने काफ़ी हार्ड ट्रेन करा है। लेकिन अभी तुम यहाँ पर जिस तरह से फाइट कर रहे हो, इतना एक्साइटेड होकर जंपिंग अराउंड, ये शो करता है कि तुम अभी भी एक न्यू बेबी हो। मेरा इस टूर्नामेंट के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो बस एक बॉक्सर के तौर पर रिंग के अंदर एंटर करना चाहता हूँ। और वैसे मुझे ये कहना पड़ेगा कि मुझसे इंतजार नहीं हो रहा ये देखने के लिए कि तुम ट्रेन करके फ्यूचर में और भी कितने ज़्यादा बेटर हो सकते हो, लेकिन फिलहाल अभी के लिए तुम मेरे से नहीं जीत सकते। सोंग चिंगू कहता है तुम भी अच्छे से जानते हो कि मैंने इस टूर्नामेंट में बस उस टीम को हराने के लिए पार्टिसिपेट करा है। और साथ ही वो थोड़ा रुकता है और कहता है मेरे को इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कैसा करता हूँ और अभी किस लेवल पर हूँ, लेकिन मैं अपना बेस्ट ट्राई करना चाहता हूँ, इसलिए मैं हार नहीं मानूंगा। और साथ ही वो एक बार बढ़ता है लेविनाम के ऊपर अटैक करने के लिए। लेविनाम हल्का सा मुस्कुरा देता है और फिर बहुत तेज से आगे बढ़ते हुए सोंग चिंगू के ऊपर अटैक कर देता है उल्टा। सोंग चिंगू कहता है आखिर ये किस तरह का जैब है, और फिर तभी लेविनाम फटाक से एक और पंच मार देता है सोंग चिंगू के ऊपर, और ये वाला पंच वाकई में बहुत ज़्यादा तगड़ा होता है। बस एक ही पंच के साथ सोंग चिंगू नीचे गिर पड़ता है। कमेंट्री करने वाले बोलते हैं लगता है कि हम लेविनाम ऑफेंसिव हो रहा है, जरा सोंग चिंगू को तो देखो, उसने गार्ड अप करके रखा हुआ था, उसके बावजूद वो गिर पड़ा। सोंग चिंगू डबल से खड़ा होता है और सोचता है मैंने गार्ड अप करके रखा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद मैं गिर गया। इसके पंचेस यंग मूनसून वैसे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और फिर तभी लेविनाम वही रिंग में बैठ जाता है। कमेंट्री करने वाले भी बोलते हैं अरे लेविनाम बैठ गया, आखिर वो कर क्या रहा है। तभी लेविनाम सोंग चिंगू से कहता है अपना बेस्ट ट्राई करना सोंग चिंगू, और साथ ही वो जमीन पे 3 बार टैप टैप कर देता है, यानी कि उसने हार मान ली। और ये देखे सोंग चिंगू हैरान रह जाता है। कॉमेडी करने वाले भी बोलते हैं क्या टैप आउट, लेविनाम ने हार मान ली और वो बाहर जा रहा है। और कोच भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है और रेफरी पूछती है आगे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी सोंग चिंगू बोलता है लेविनाम क्या तुम बस मेरी वजह से पीछे हट रहे हो, मैं इस हार और जीत को बिल्कुल भी नहीं मानूंगा अगर तुम ऐसा कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ एकदम एंड तक फाइट करना चाहता हूँ। लेविनाम कहता है इतनी कंक्लूजन पर मत लिख लो, ऐसा करने का मेरे पास एक रीज़न है। और साथ ही वो रेफरी के पास चला जाता है और बोलता है मेरे को आपसे कुछ कहना है, मुझे माफ़ करना। वो पहले वाला मैच मैं जानता था कि उसने ग्लव उतार दिया है, लेकिन मैं उसको पीटना चाहता था, इसलिए मैंने उसके ऊपर अटैक कर दिया, तो अब मैं डिस्क्वालीफाई हूँ। क्यों? और फिर दिखाया जाता है कमेंट्री करने वाले भी डिक्लेयर कर देते हैं कि सोंग चिंगू जीत गया, जबकि कोच लेविनाम को कस के पकड़ लेता है और बोलता है तूने ऐसा क्यों करा। लेविनाम सॉरी कहे जा रहा होता है, जबकि डडल लेविनाम का मजाक उड़ाना शुरू कर देती है। मून बोलती है ओ सोंग चिंगू तुम तो जीत गई, ये तुम्हारी पहली जीत है। सोंग चिंगू कहता है लेकिन मैं, और वहाँ दूसरी साइड कोच बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है, कहता है सब खत्म हो गया। लेविनाम का ध्यान मून की तरफ ही होता है और वो कहता है नी मून यंग, ये बंदा मेरे पंचेस को बिल्कुल एंड तक देख रहा था, आगे तुमने इसको ऐसा क्या सिखा दिया है। और फिर दिखाया जाता है कमेंट्री करने वाले बोलते हैं आसपास का माहौल तो काफ़ी गर्मा गर्म हो गया है, ये वाइल्ड लीग तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती जा रही है और 4 मिनट के अंदर ये रिंग साफ हो जाएगी और फिर मैच शुरू होगा सोंग चिंगू वर्सेस किम हैंगुल का। मून सोंग चिंगू के पैर की मसाज कर रही होती है और बोलती है आगे तुमने इस तरह से रश क्यों कर दिया था, ये कुछ ज़्यादा हो गया। जबकि डडल पीछे से कह रही होती है सोंग चिंगू अच्छे से फाइट करना, तुम्हें बेस्ट हो, आई लव यू। सोंग चिंगू बोलता है मुझे नहीं पता, एक बार जब घंटी बजी मैच स्टार्ट हुआ तो मेरा पूरा माइंड ब्लैंक हो गया था, जैसे कि मैंने खुद के ऊपर से थोड़ा कंट्रोल खो दिया और मेरे को तो ये तक याद नहीं कि इस वाले राउंड में मैंने कैसा करा। मून बोलती है अगर तुम इस तरह से रश करोगे तो तुम अपने ओपोनेंट को अपने सारे वीकनेस दिखा दोगे, तुमको थोड़ा रोक कर अपने ओपोनेंट को भी अच्छे से देखना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, और एक एक्सपीरियंस फाइटर के खिलाफ तुम इस तरह से रश कर जीत नहीं पाओगे। और मैं जानती हूँ कि तुमको फाइट का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, तुम अभी इतना ज़्यादा अच्छे नहीं हो कि किसी एक्सपीरियंस फाइटर के खिलाफ जीत पाओ, लेकिन तुमने कहा था कि तुम उस लाल बालों के खिलाफ जीतना चाहते हो, गोरा है कि उस लड़के के खिलाफ, तो मैंने तुमको इतना ट्रेंड कर दिया कि तुम ये कर सकते हो, तो बस जाओ और कर दो। सोंग चिंगू कहता है ठीक है। मून बोलती है हमारे ऊपर विश्वास रखो, तुम कम से कम उसके खिलाफ तो जीत ही सकते हो। सोंग चिंगू कहता है वो तो ठीक है सुन में, लेकिन वो साथ वो शर्माते हो ना पैर खींचने लगता है, वो कह रहा होता है थाइस आगे तुम्हें क्या कर रहे हो, तुमको ज़्यादा डीप में जा रही हो। मून बोलती है ऐसे ही रहो, मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। ये देख के डडल नीचे आने लगते हैं, बोलती है हट बोटी मेरे को करने दे। और फिर इसके बाद से लीमी नाम की तरफ शिफ्ट हो जाता है। कोच बोलता है तो तुम प्राइमरीज हार गए। लीमी नाम उनको सॉरी कह रहा होता है और साथ ही एक नर्स से पूछता है मैम अब इसकी हालत कैसी है। नर्स बोलती है घबराने की बात नहीं है, ज़्यादा सीरियस नहीं लगी
लगी हुई है, ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, और जब वो ठीक होगा तो वो खुद ब खुद होश में आ जाएगा। और फिर दिखाया जाता है उसका हाथ हिलता है और फिर साथ ही वो चिल्लाते हुए उठ के बेड आता है और एकदम हक्का बक्का होता है। वो नर्स बोलती है क्या अब तुम ठीक महसूस कर रहे हो? ली मिनाम कहता है आई एम सॉरी, तुम इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस फाइटर नहीं थे और मैं तुम्हारे ऊपर कुछ ज़्यादा हार्ड चला गया। दिखाते हुआंग फटाक से उठ के खड़ा हो जाता है और बोलता है यू बास्टर्ड, मैं जाए भाड़ में, चल यहीं पर एक रियल फाइट करके देख लेते हैं। नर्स बोल रही होती है तुम क्या कर रहे हो, अभी तुम ढंग से ठीक नहीं हुए हो। और साथ ही वो उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है रुक जाओ। हुआंग उसकी तरफ देखता है और चिल्लाते हुए कहता है मेरे को छोड़ और मेरे को फर्क नहीं पड़ता, तू टीचर या डॉक्टर, मैं तेरे को मार डालूंगा अगर तूने मेरे को रोकने की कोशिश की। और साथ ही वो उसको धक्का देते हुए आगे बढ़ जाता है। और फिर इसके बाद हमें इस नर्स के बारे में बताया जाता है ये नर्स भी वाइल्ड हाई से ग्रेजुएट है और ये हैप्पी किडो में काफ़ी ज़्यादा माहिर है। फाइटिंग के दौरान ये अपने अपोनेंट की हड्डियों को तोड़ने और ठीक से फिक्स करने में काफ़ी माहिर थी, तो इसने सोचा कि वो मेडिकल फील्ड में भी आ ही सकती है। और यहाँ पर अभी हुआंग ने इसके साथ ऐसी हरकत करके उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया है। तो दिखाया जाता है वो हुआंग को पकड़ती है और उसे तोड़ना शुरू कर देती है, क्रैक क्रैक की आवाज़ें आ रही होती हैं और ये देख के वो सभी बहुत ज़्यादा डरे हुए से रहते हैं। और फिर नेक्स्ट में दिखाते हैं हाई चैन किम को रेडी कर रही होती है और बोलती है तुमने कहा था कि तुम उस सोंग जिंगयू को हराना चाहते हो, उस सोंग जिंगयू को, उसको इनके बेस्ट ने ट्रेन करा है, इसलिए तुमको उससे ज़रूर जीतने की ज़रूरत है। सोंग जिंगयू उनकी तरफ से फाइट कर रहा है और तुम मेरी तरफ से फाइट कर रहे हो, इसलिए ये क्वीन और मेरे बीच का भी मुकाबला हुआ, इसलिए अगर तुम हार गए तो मैं तुमको मार डालूंगी। और फिर दिखाया जाता है कमेंट्री करने वाले कह रहे होते हैं ज़रा देखो तो भीड़ कितनी ज़्यादा एक्साइटेड है, अब हमारा ये मैच स्टार्ट होने वाला है। फाइटर 255 गोरा है कि किम हैंगयूल ने रिंग के अंदर एंट्री मान ली है और फाइटर 257 सोंग जिंगयू अभी कोने में बैठे हुए आराम कर रहे हैं। किम बोलता है जरा देखो तो इस मूर्ख को, ये तो पहले से मारा हुआ लग रहा है। वर्कर सोंग तू तो बस लकी था कि उस ली नाम ने टाबुल थ्रो कर दिया, हार मान ली, नहीं तो तेरी बैंड बच जाती। मुन बोलती है लाल बाल वाले हमसे बात मत कर। किम बोलता है क्या हुआ, क्या मैं अपने ओल्ड मिडिल स्कूल फ्रेंड को हेलो भी नहीं बोल सकता? हे क्या हुआ तेरे को वर्कर सोंग, नीमी नाम का एक मौका खाने के बाद क्या तेरा पूरा कॉन्फिडेंस उड़ गया है? पर तू तो मार खाने में प्रो है ना, और इसके लिए तेरे को मेरे को शुक्रिया अदा करना चाहिए। और मैं ये बात उससे पहले भी कह चुका हूँ, यहाँ पर मारने वाला मैं हूँ और पिटने वाला तू है, और ये कभी भी नहीं बदलने वाला। और ये सोच कर कि आज मैं लीगली तेरे को पब्लिक के सामने पीटूंगा, ये सोचते से मैं काफ़ी एक्साइटेड हो रहा हूँ। सोंग जिंगयू किम की तरफ देख रहा होता है और साथ ही याद करता है कि कैसे इस किम ने उसको बहुत ज़्यादा बुली करा है, परेशान किया है। दिखाते किम भी उसकी तरफ देख रहा होता है बट सोंग जिंगयू आगे से कोई जवाब नहीं देता। तो ये देख के किम कहता है क्या हुआ तेरे को वर्कर सोंग, क्या तू बहुत ज़्यादा डर गया है? चल चिंता मत कर, मैं तेरे ऊपर इजी जाऊँगा। सोंग जिंगयू कहता है टू बी ऑनेस्ट, जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था तब भी मैं डरा हुआ था पंचेस खाने से, पंचेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे और मेरे को लग रहा था कि अगर मेरे में एक भी ढंग से हिट हो गया तो मैं मारा जाऊँगा। और लिमी नाम भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और साथ ही उसके पंचेस भी, और मैं पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाया क्योंकि मैं डर गया था और मेरे को लगा कि अब तो मैं कम्प्लीटली इस वाइल्ड लीग से बाहर हो गया। किम बोलता है बेवकूफ़, क्या तेरे को ये बात जस्ट अभी ही रियलाइज़ हुई? सोंग जिंगयू कहता है हाँ, और मैं क्लियर ही देख सकता हूँ, मैं वाकई में तुम्हारे हाथों से बहुत पिटा हूँ और मिडिल स्कूल में तुम लोगों ने मेरे को अनगिनत चोटें दी हैं और मैं डरा हुआ था कि उनसे कितना ज़्यादा हार्ड होता है, लेकिन अब मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरता। और साथ ही रेफरी भी कहता है चलो मैच स्टार्ट हो गया। किम चिल्लाते हुए कहता है यू बास्टर्ड, क्या कहा तूने? सोंग जिंगयू उठ के खड़ा हो जाता है और किम के पास से गुजरते हुए कहता है क्या तू हमेशा से इतना छोटा था? यह सुनते से किम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और सोंग जिंगयू के भाई बहन भी उसको शेयर करने में लगे हुए रहते हैं। बोलते हैं ओपा तुम बेस्ट हो, फाइट कर सकते हो, तुम ज़रूर ही जीतोगे। और फिर साथ ही यहाँ पर मैच ऑफिशियली स्टार्ट हो जाता है। किम हैंगयूल वर्सेस सोंग जिंगयू। सोंग जिंगयू बोलता है मैं कमज़ोर और पैथेटिक हूँ, जब मैं छोटा था तो मेरे डैड हमेशा वीकेंड के टाइम पर मेरे को फिशिंग के लिए ले जाया करते थे और मेरे को खरीद कर आइसक्रीम भी खिलाते थे, वो भी मम्मी को बिना बताए। मेरे डैड हमेशा मेरे साथ काफ़ी अच्छे से रहते थे। डैड हमेशा मुझसे पूछते थे सोंग जिंगयू तुम फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, तुम्हारा सपना क्या है? और मैं हमेशा एक ही जवाब देता था पता नहीं, मैं तो बस एक बच्चा था जो कि इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सीरियसली होकर नहीं सोचता था। लेकिन अब मेरे को उस दिन के लिए काफ़ी ज़्यादा पछतावा है। अगर मेरे को पता होता कि हम दोनों का साथ इतना लंबा नहीं होने वाला है तो फिर शायद मैं कम से कम उनसे झूठी बोल देता कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ या फिर एक बहुत अच्छा आदमी बनना चाहता हूँ। मेरे को काफ़ी ज़्यादा पछतावा है कि मैं अपने डैड से काफ़ी सारी बातें नहीं कर सका। और फिर अगले ही साल मेरे बहन भाइयों का जन्म हुआ और डैड बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए। मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी, मेरे को जल्दी से बड़ा होना पड़ा। मेरे को अपने बहन भाइयों का ध्यान रखना पड़ा और मॉम की हेल्प करनी पड़ी, जो कि वाकई में मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड था। और फिर कुछ सालों बाद
पापा की डेथ हो गई और मम्मी हमें छोड़कर चली गई। मेरे को पता था काफ़ी अच्छे से कि ये सब कुछ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुका है, लेकिन मैं कमज़ोर और पीसफुल था जिसने कुछ भी नहीं करा। तुम्हारे पंचेस बस मेरे को पेन नहीं देते, बल्कि तुम्हारा हर पंच मेरे को चीख के ये बता रहा होता है कि तुम कमज़ोर हो, तुम पैथेटिक हो। और इसी तरह से मैं एक परफेक्टली वीक और पीसफुल गाय बनकर रह गया। लेकिन बस अब और नहीं, खुद के लिए और मेरे बहन भाइयों के लिए मैं अब बिल्कुल भी ऐसा और बने नहीं रह सकता। मेरे को कमज़ोर और पीसफुल नहीं होना, मैं अब बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं रहना चाहता हूँ। और यहाँ पर फाइट स्टार्ट हो चुकी रहती है, दोनों एक दूसरे में बराबर मारे जा रहे होते हैं। कमेंट्री करने वाले बोलते हैं अमेजिंग, ऑलरेडी 1 मिनट गुजर चुका है और ये लोग अभी भी एक दूसरे में बराबर मारे जा रहे हैं। दोनों फाइटर ही यहाँ पर अपने ग्रेट पावर का प्रदर्शन करते हुए। देखते हैं ये मैच किस तरह से जाता है। और ऑडियंस में बैठे हुए सोंग जिंगू के बहन भाई भी उसके लिए चेयर कर रहे होते हैं। मून परेशान होते हुए बोलती है क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी थी, मैंने तुमसे कहा ना स्लो जाओ, इतना फास्ट मत रहो। पर सोंग जिंगू तो मून की बात मान ही नहीं रहा होता है और उसने किम को एक और पंच मार दिया होता है, जिसको उसने ब्लॉक तो कर लिया होता है, बट वो मनी मन कहता है वर्कर सोंग तेरी इतनी हिम्मत और साथ वो उसे पलट का पंच मारता है और कहता है तू कमजोर है। सोंग जिंगू बोलता है मैं हार नहीं सकता और वो भी उसको पलट के पंच दे मारता है। पंच खाने के बाद किम बोलता है यू बास्टर्ड और उसके टांग पे एक जोरदार लात दे मारता है। कमेंट्री करने वाले बोलते हैं फाइटर किम हैंग्यूल ने एक लो किक मारी, वो कंटिन्यूसली दूसरे फाइटर के लोअर बॉडी के ऊपर अटैक कर रहे हैं। हमून परेशान हो जाती है और बोलती है पीछे की तरफ हटो, डिस्टेंस बनाओ। और वो बोलती है नो, सोंग जिंगू इन किक्स से डिफेंड नहीं कर सकता। किम सोचता है मैं सही था, तुमने अभी अच्छे से सब कुछ नहीं सीखा है और ऐसे में तुम अपने आप को एक फाइटर कैसे समझ सकते हो बास्टर्ड। इस बास्टर्ड का गार्ड तो पूरा कम्प्लीटली ओपन है, अब मैं नेक्स्ट किक से इसके मिडल में मारूंगा। और साथ ही वो सोचने लगता है मुझे तेरे को कैसे मारना चाहिए, मेरे को ये मैच एकदम टेरिफाइंग तरीके से फिनिश करने की ज़रूरत है, जिससे कि तू फिर कभी मेरे सामने सर उठा के ना देख पाए। और साथ ही वो उसके मिडल में एक किक मारता है, बट सोंग जिंगू उसकी लात को ही पकड़ लेता है और साथ ही उसे पंच मारता है, जैसे उन दोनों का ही बैलेंस बिगड़ जाता है और वो दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। सोंग जिंगू लंबी लंबी सांसें भरता हुआ जैसे जैसे खुद के पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करता है, तभी कि आगे बढ़ते हुए उसे टैकल मारकर गिरा लेता है और उसके ऊपर चढ़ बैठता है और कहता है तेरे को क्या लगता है कि मैं तेरे ऊपर इज जाऊंगा, अब तो तू मरेगा बास्टर्ड। और साथ ही वो सोंग जिंगू को पंच मारने लगता है। सोंग जिंगू कहता है इट्स ओके, अब मुझे बस वो याद रखना है जो भी मैंने सीखा है और इतना तो मैं बर्दाश्त कर ही सकता हूँ। कि तभी वो पंच दिखाते हुए सोंग जिंगू के सिर पे एल्बो दे मारता है और मून ये देख लेती है, उछलाते हुए कहती है रेफरी इस मास्टर्ड ने उसको एल्बो मारा है। तो रेफरी भी फटाक से आगे बढ़ के मैच रोकती है और कहती है पीछे हटो उससे। किम बोलने लगता है नो वे, मैंने जानबूझकर नहीं मारा, बस मेरा हाथ फंसा गया था। सोंग जिंगू रिंग में पड़ा हुआ रहता है और उसका पूरा सर फट चुका है उस एल्बो से। मून फटाक से भागते हुए सोंग जिंगू के पास आने लगती है, तो रेफरी उसे रोकती है, बोलती है कोच तुम रिंग के अंदर एंटर नहीं कर सकती, दूर रहो। कमेंट्री करने वाले बोलते हैं प्राइम रेस में एल्बो का यूज़ करना रूल्स के खिलाफ है और फाइटर सोंग जिंगू को शायद बहुत गहरी चोट लग गई है, लगता है कि अब वो खड़े नहीं हो पाएंगे। प्राइम रेस में कोई काउंटडाउन नहीं होती, इसको जज द्वारा रोका जा सकता है। मून बोलती है सोंग जिंगू तुमको खुद को इतना ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत नहीं है, चलो पहले तुम्हारा इलाज करवाएंगे। रेफरी बोलती है फाइटर 257 क्या तुम कंटिन्यू करना चाहते हो, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो। किम हैंग्यूल बोलता है वर्कआउट सोंग मेरे सामने बस ऐसे ही पड़े रहे, ये लुक तेरे ऊपर सबसे ज़्यादा सूट करता है। सोंग जिंगू को इस मूवमेंट पर फिर कैसे अपने डैड की बात याद आने लगती है। उसके डैड ने कहा था सोंग जिंगू एक मैन बिना सपने के नहीं जी सकता है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा सपना छोटा हो या बड़ा, ज़रूरी ये है कि तुम्हारे पास एक सपना होना चाहिए जिससे तुम अपने रास्ते सेट कर सको कि तुम्हें करना क्या है। सोंग जिंगू बोलता है आखिर मेरे को इस मूवमेंट पर डैड की बात क्यों याद आ रही है, डैड शायद मुझे पता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ। सोंग जिंगू उठ के बैठ आता है, कमेंट्री करने वाले चिल्लाते हुए कहते हैं फाइटर सोंग जिंगू को होश आ गया है, वो उठ के बैठ गया है, इतना ज़्यादा खून बहने के बावजूद क्या वो इस मैच को कंटिन्यू करेगा। रेफरी बोलती है प्राइम रेस में सिर्फ एक ही राउंड होता है, इसलिए मैं इसे स्टॉप नहीं कर सकती, क्या तुम बचे हुए टाइम में अपने इस मैच को कंटिन्यू करना चाहोगे। सोंग जिंगू उठ के खड़ा हो जाता है। रेफरी बोलती है फाइटर 257 क्या तुम मेरे को समझ पा रहे हो, जबकि किम उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है बेवकूफ़ तू तो बस पिटते हुए ही अच्छा लगता है। सोंग जिंगू अपने बॉक्सिंग स्टैंड में खड़ा हो जाता है, बोलता है मैं कंटिन्यू करूंगा, मैं ठीक हूँ। कमेंट्री करने वाले बोलते हैं तो सोंग जिंगू मैच को कंटिन्यू करेगा, क्या सख्त लौंडा है, इतना ज़्यादा खून बहने के बावजूद वो हार मानने को तैयार नहीं। रेफरी ने भी इशारा कर दिया है और किम हाई गोल तेजी से सोंग जिंगू की तरफ भगते हुए और बस मैच खत्म होने में 1 मिनट ही बाकी है। सभी लोगों की नजरें इस गर्मा गर्म मैच पर टिकी हुई है।
किम सोंग जुंग को पंच करता है बट सोंग जुंग ब्लॉक कर लेता है और रिटर्न में उसके चेहरे पे पंच दे मारता है। पंच खाने के बाद किम जोर से चलाते हुए कहता है बस बहुत हुआ इडियट, और सोंग जुंग को एक पंच दे मारता है बट सोंग जुंग उसको भी ब्लॉक कर लेता है। सहरा होता है उसके पंचेस को और फिर से अपने डैड की बात याद आती है उसे। उसके डैड कह रहे होते हैं मेरे को लगता है कि तुम्हें बहुत जल्दी बहन भाई मिलने वाले हैं। सोंग जुंग कहता है क्या बहन भाई, ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा कूल है। डैड बोलते हैं जब मैं और तुम्हारी मोम दूर चले जाया करेंगे तो क्या तुम फिर उनका ख्याल रखोगे। सोंग जुंग कहता है ऑफ कोर्स। और यहाँ पर उसके बहन भाई उसके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं। कमेंट्री करने वाले बोलते हैं दोनों फाइटर का स्ट्रगल कंटिन्यू जा रही है और सोंग जुंग अपने आप को काफ़ी ज़्यादा पुश कर रहे हैं और ये लास्ट राउंड बस खत्म ही होने वाला है। किम बोलता है ओके बास्टर्ड, मैं तेरे को जब तक पंच मारूंगा तब तक कि तू मर नहीं जाता, और उसको एक और पंच मारता है। सोंग जुंग अपने हाथों पे उन सारे पंचेस को सेरा होता है और सोचता है इसके पंचेस तो काफ़ी ज़्यादा लाइट और स्लो हैं। मून या सुनमे के पंचेस के कंपैरिजन में ये तो कुछ भी नहीं है, और कि मैं एक और पंच मारने लगता है सोंग जुंग को। तभी मून बोलती है लो राइट, और शायद जुंग सुन लेता है मून की बात, तो वो झुकते हुए बचता है उसके पंच से और साथ ही उसके पेट में एक जोरदार पंच दे मारता है जिससे किम की हालत काफ़ी बेकार हो जाती है। वो कहता है यू बास्टर्ड, और साथ ही सोंग जुंग को किक मारता है। चिल्लाते हुए कहता है अब जरा फिर से ट्राई कर इडियट, कम ऑन क्या हुआ। सोंग जुंग सोच रहा होता है मैं इसके किक से डिफेंड नहीं कर सकता, इसकी किक मेरे को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है। लेकिन डर्डल सुनवे की किक्स तुमसे कहीं ज़्यादा फास्टर और स्ट्रॉन्ग है किम, और साथ ही वो उसके चेहरे पे जोरदार पंच मारता है। किम बोलता है यू बास्टर्ड, तूने मेरे को फिर किससे मारा, लेकिन मैं इस तरह के पंचेस से बिल्कुल भी डाउन नहीं होने वाला। और वो दोनों एक दूसरे को पंचेस मारना शुरू कर देते हैं। कमेंट करने वाले बोलते हैं और बस 20 सेकंड ही बचे हैं और इन दोनों का स्ट्रगल अभी भी जारी है। और यहाँ पर दोनों फाइटर्स से काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं और यहाँ पर तो किम का दिमाग खराब हो चुका है। वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है वर्कआउट सोंग अब तो गया, और अपने एक जोरदार पंच के साथ आगे बढ़ता है जो कि इसका लास्ट मूव होने वाला है। और तभी सोंग जुंग को क्वीन की बात याद आती है, अगर तुम टेम्पल पे मारने में कामयाब रहे तो तुम अपने अपोनेंट को बस एक झटके में नॉकआउट कर दोगे। और सोंग जुंग यहाँ पर यही करता है, दे मारता है एक जोरदार किक किम के चेहरे पर जिससे किम नीचे रिंग के अंदर गिर कर ढेर हो जाता है। और ये देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं और किम हायशन अपना सर पकड़ लेती है। यहाँ पर किम पूरी तरह से नॉकआउट हो चुका है। ऑडियंस शोर मचाना शुरू कर देती है और सोंग जुंग अभी तक खड़ा है अपने पैरों पर। कमेंट करने वाले बोलते हैं रेफरी ने मैच खत्म होने का इशारा कर दिया है, जिसका मतलब है कि फाइटर सोंग जुंग ने यह मैच जीत लिया है एक बेहतरीन नॉकआउट के साथ। मून बोलते हैं बहुत अच्छे तुम जीत गए। डडल कहती है सोंग जुंग मुझे ले जाओ मैं तुम्हारी हूँ। सोंग जुंग का भाई भी काफी इमोशनल हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है मेरा भाई जीत गया, जरा देखो जो पर्सन जीता है वो मेरा भाई है। और ये देख के क्वीन भी हल्के से खुश हो जाती है। मून बोलती है सोंग जुंग कांग्रेस, भले ही तुम दोनों एकदम बेवकूफ़ों की तरह लड़े लेकिन तुमने फिर भी काफी अच्छा किया, चलो पहले जाके तुम्हारी इस चोट का इलाज कराते हैं। जुंग बोलता है मून यंग सुनबे और साथ ही वो बेहोश होकर गिरने लगता है। मून उसे संभालती है, कहती है सोंग जुंग क्या हुआ, क्या तुम ठीक महसूस नहीं कर रहे हो। सोंग जुंग कहता है मैं अपने पैरों को फील नहीं कर सकता, मेरी बॉडी के अंदर बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं बची है। मून बोलती है हाँ मुझे भी लगता है कि अब तुम और नहीं कर पाओगे। रेफरी बोलती है फाइटर 257 क्या तुम अभी भी फाइट कंटिन्यू कर सकते हो और तुम्हें 1 मिनट का रेस्ट मिलेगा, और साथ ही हम तुम्हारी बिल्डिंग को रोकने के लिए भी तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम देंगे। मून बोलती है रेफरी क्या आप हमको थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ सकते हो। और फिर साथ ही अनाउंसमेंट होती है फाइटर 257 ने एक नॉकआउट के साथ विक्ट्री हासिल करी। इसके बावजूद अब वो मैच को छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि उन्हें थोड़ी सीरियस इंजरी हो गई है। जिंगी पूछता है क्या हैंग्योल ठीक है। मून बोलते हैं हाँ वो ठीक है, वो वेटिंग रूम में होगा। डडल बोलती है आखिर तुम उस बेवकूफ के बारे में चिंता क्यों कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि अब तुम दोनों दोस्त बन जाओगे बिल्कुल एक ड्रामा की तरह, उसके बारे में भूल जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता। और फिर सोंग जुंग भी वेटिंग रूम में आ जाता है जहाँ पर नर्स उसका इलाज कर देती है और बोलती है ये चोट इतनी ज़्यादा डीप नहीं है और बस खून को रोकने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी तुम्हें इसको साफ करते रहना है जब तक ये हिल ना हो जाए। मून बोलती है मेरे को खुशी है कि ये कट ज़्यादा डीप नहीं था। डडल कहने लगती है क्या दुख रहा है, क्या मैं फूंक मारूं। सोंग जुंग बोलता है मेरे को थोड़ा खाली खाली महसूस हो रहा है, मेरे को ढंग से याद नहीं कि मैंने क्या करा। तभी किम हायशन की टीम सोंग जुंग के सामने से गुजरने लगती है। ली नाम और किम हैंग्योल रुके सोंग जुंग की तरफ देखते हैं और डडल हैंग्योल को छिड़ाना शुरू कर देती है। सोंग जुंग कहता है हैंग्योल जरा मेरी बात सुनो। हैंग्योल बोलता है ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि तू मेरे से बेटर है जस्ट बिकॉज क्योंकि तू जीत गया, मेरी कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं थी इसलिए बस खुद को लकी समझ, नहीं तो तेरे को क्या लगा कि मैं तेरे जैसे किसी से हार जाऊंगा। वर्कआउट सोंग इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तो कितना भी स्ट्रगल कर ले तू कभी नहीं बदलेगा। जरा देख खुद की तरफ, तू अभी भी मुझसे दूर भागना चाहता है, चल एक और बार आमना सामना हो जाए, मैं तेरे को यहीं मार डालूंगा। ये सुनते से डडल चिल्लाते हुए कहती है क्या कहा तूने कमीने बास्टर्ड। किम हायशन क्या तुम अपने जूनियर्स को ये सब सिखाते हो। हाँ किम हायशन चिल्लाते हुए कहती है पिंकी अपना मुंह बंद कर। उनका कोच चिल्लाते हुए कह रहा होता है तुम लोग वहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से यहाँ पर आओ। किम हैंग्योल हंसते हुए जाने लगता है। तभी सोंग जुंग कहता है चल
अभी करते हैं। किम बोलता है क्या कहा तूने। सोंग जिंग्यो बोलता है तू मेरे साथ मैच करना चाहता है तो चल अभी करके देख लेते हैं। स्कूल के अंदर अभी भी काफी सारी रिंग्स खाली पड़ी हुई हैं। किम बोलता है यू बास्टर्ड क्या कहा तूने है वर्कआउट सॉन्ग। तभी सोंग जिंग्यो चिल्लाते हुए कहता है मेरे को वर्कआउट सॉन्ग बुलाना बंद कर, और साथ ही अपने शर्ट उतार कर फेंक देता है और अपने सिर की पट्टी भी हटा लेता है। किम बोलता है यू बास्टर्ड आखिर तू ये कर क्या रहा है, क्या तू वाकई में चाहता है कि मैं तेरे को अभी टेक डाउन करूं। सोंग जिंग्यो कहता है अभी इसी वक्त। अगर तू मेरे को मारना चाहता है तो आगे बढ़ और कोशिश करके देख ले। अगर तूने मुझे फिर कैसे बुली करने की कोशिश की तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं तेरे को इग्नोर कर दूंगा, क्योंकि अब मैं फाइट से बिल्कुल नहीं डरता। जिस वर्कआउट सॉन्ग को तू जानता था वो जा चुका है। अब भले ही अगर मैं खून पे लथपथ हूँ, भले ही मेरी हड्डियाँ टूट जाएं, तब भी मैं तेरे से फाइट करने के लिए आऊँगा। तो चल अभी फाइट करके देख लेते हैं। किम हैंग्योल का आगे से मुंह नहीं खुल रहा होता है, मून डल नहीं में नाम ये देख रहे होते हैं। किम बोलता है क्रेजी बास्टर्ड बेवकूफ, तेरे को क्या लगता है कि मैं डर जाऊंगा। भले ही तू अभी इतना ज़्यादा डेस्परेट है, लेकिन कुछ ही पल पे तू मेरे सामने यहाँ नीचे डला होगा। और साथ ही वो हंसना शुरू कर देता है और पीछे की तरफ खिसकना भी। कह रहा होता है चल तो फिर फाइट करके देख लेते हैं, एंड तक करेंगे। और मून बोलती है ये तो पीछे हटता जा रहा है। डडल भी बोलते हैं हाँ वो पीछे हट रहा है। और फिर दिखाया जाता है वो गेट से जाने में लगता है और चिल्लाते हुए कहता है यू बास्टर्ड अगर हिम्मत है तो आओ और मेरे को मार ले। और किम हैंग्योल ऐसा करते हुए यहाँ से चला जाता है। मून बोलते हो ओह सोंग जिंग्यो अब तो तुम वाकई में एक मर्द बन गए हो। डडल सोंग जिंग्यो से चिपक जाती है, बोलती है मेरा हस्बैंड तो कहता था कूल और अमेजिंग है। तभी सोंग जिंग्यो नीचे बैठ जाता है और लेट भी जाता है और लंबा लंबा सांसें लेना शुरू कर देता है। कह रहा होता है मेरा दिल तो बहुत जोरों से धड़क रहा था, लग रहा था कि अभी ही एक्सप्लोड हो जाएगा। डडल बोलती है फिर कैसे नहीं, आखिर वो मेरा हैंडसम और ऑसम सोंग जिंग्यो कहाँ चला गया जो जस्ट अभी था। सोंग जिंग्यो कहता है मेरे को बस थोड़ी देर लेटे रहने दो, मेरे अंदर बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है। अब मेरे को काफ़ी ज़्यादा रिलीफ महसूस हो रहा है, मैं जीत गया। तभी नर्स यहाँ पर गुस्सा करते हुए आती है, बोलती है आगे तुमने इस पट्टे को अभी क्यों निकाल दिया, अभी तो मैंने तुम्हारा इलाज करा था। और वो देखती है सोंग जिंग्यो तो नीचे पड़ा सो चुका रहता है और डडल और मून भी उसके आजू बाजू सो चुके रहते हैं। और फिर दिखाया जाता है कमेंट्री करने वाले बोल रहे होते हैं प्राइम रेस के मैचेस अभी भी कंटिन्यू हैं और ऑलरेडी 70 राउंड्स हो चुके हैं। एक ही वक्त पर सेम टाइम पर दो अलग अलग रंग के अंदर मैचेस हो रहे हैं, जिसके चलते काफ़ी ज़्यादा फास्ट कंप्लीट हो रहा है। और फिर साथ ही यहाँ पर कुछ लोग जीत जाते हैं इस राउंड को और हमें दिखाया जाता है लाइन से। और फिर इसके बाद सीन क्वीन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जो कि चलते हुए सोंग जिंग्यो के पास आ चुकी रहती है और बिल्कुल भी खुश नहीं, क्योंकि डडल और मून उसके आजू बाजू पड़े हुए रहते हैं। सोंग बोलती है ओपा क्या तुम सो रहे हो। तभी जुनहो उसके मुंह में हाथ रख देता है और बोलता है ये हमारे ओपा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है, उन्हें अभी के लिए ऐसे छोड़ दो, वो ज़रूरी है, एक अच्छा सपना देख रहे होंगे। और कोई ये सब देख के बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आती। वो पास जाती है और उन दोनों के ऊपर कुछ करने लगती है। जुनहो कहने लगता है नूना आप ये क्या कर रही हो। तभी उसके बहनों से चुप करा देती है, बोलते चुप रहो और यहीं पे खड़े रहो, तुम अभी नहीं जानते कि इस मामले में वुमेंस को कैसा फील होता है। और फिर साथ ही क्वीन किसी को कॉल लगाती है और इवेंट मैच के बारे में कुछ बात करती है और पीछे खड़े वो क्वीन की तरफ देख रहे होते हैं और बोलते हैं ये यूनी तो काफ़ी ज़्यादा अजीब है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कमेंट्री करने वाले बता रहे होते हैं हाफ टाइम ऑलरेडी बीत चुका है और इसी के साथ हमारे प्रीमियर्स का फर्स्ट पार्ट यहीं पे फिनिश होता है। और फिर इस फर्स्ट पार्ट में जो जो विनर है उन सब के बारे में बताया जाता है और साथ ही इनमें एक लड़का भी शामिल होता है। कमेंट्री करने वाले बता रहे होते हैं पार्ट 2 शुरू करने से पहले एक इंटरमिशन मैच किया जाएगा। ये एक स्पेशल इवेंट है जो कि मेन राउंड के एंटर्स द्वारा ऑर्गेनाइज है। और मैंने तो ये अफवाह तक सुनी थी कि कोई इनमें अपेयर होने वाली है, लेकिन लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। और फिर दिखाया जाता है डडल और मून जाग चुकी रहती हैं। रेफरी उसके पास आती है और उन दोनों से कुछ बोलती है, जिसको सुनने के बाद वो दोनों का भी चौंक जाते हैं। मून बोलती है क्या हम दोनों इवेंट मैच के अंदर एंटर कर रहे हैं। डडल भी बोलती है ये सब तो ठीक है, लेकिन आखिर मेरे को मोटी के खिलाफ क्यों लड़ना है। रेफरी बताती है ये ऑर्डर तो हमें ऊपर से मिला है और मैच 10 मिनट के अंदर स्टार्ट हो जाएगा, तो प्लीज़ प्रिपेयर हो जाओ दोनों। मून बोलती है ये तो बस एक इवेंट है, तो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। डडल बोलती है ये सब तो क्वीन और तुम करने वाले थे ना, क्या वो उस लड़के को क्या वो भाग गई, वो तो काफ़ी ज़्यादा नाजुक निकली। रेफरी बोलती है ये इवेंट मैच एक ग्रुप में होगा और तुम दोनों एक ग्रुप में रहोगे शुरुआत में, और ये तो बस एक डेमोस्ट्रेशन मैच है न्यू रूल्स को दिखाने के लिए, जो कि आप लोग मेन राउंड के अंदर अप्लाई करने वाले हैं। इसलिए तुमको बस ये शो करने की ज़रूरत है कि वो काम कैसे करते हैं। और फिर साथ ही रेफरी यहाँ से जाने लगती है। मून बोलती है पिंकी मैं तो बिल्कुल भी हॉट डाउन नहीं जाऊँगी। डडल कहती है मेरा भी यही कहना है तुझसे मोटी। जिंगी उन दोनों को आवाज़ देते हुए कहता है सुन में तुम्हारे चेहरे। तभी डडल सोहन जिंगी की तरफ मुड़ के देखती है और बोलती है तुम मेरे साथ चलो एज अ कोच बनकर। नॉर्मली लीग के अंदर कोच ऑफ स्टाफ के साथ ही एंट्रीज की जाती है और तुम चल रहे हो ना। सोंग जिंग्यो कहता है क्या मैं और कोच। मून बोलते हैं हाँ ये चलेगा, ये काफ़ी अच्छा आइडिया है और ये इतना मुश्किल भी नहीं है, तुम्हें तो बस साइड में खड़े होकर देखना है।
और फिर दिखाया जाता है कमेंट्री करने वाले बोल रहे होते हैं ओके टाइम आ गया है हमें इवेंट मैच का, और साथ ही बताते हैं कि ये तो बस एक डेमोस्ट्रेशन का मैच होने वाला है न्यू रूल्स के लिए जो कि मेन राउंड के अंदर अप्लाई होंगे। पहले वुडन स्वॉर्ड बॉल अदर वेपनरीज मैचेस वाइल्ड डे के अंदर अलाउ नहीं थे, उन्हें एक्स्ट्रा के तौर पर माना जाता था खुद के लिए एक स्मॉल टूर्नामेंट की तरह। और साथ ही वो बताने लगते हैं कि ये स्पेशल मटेरियल से बनते हैं ये वेपन। इन वेपन्स को जानबूझ के ज़्यादा खतरनाक नहीं बनाया जाता है कि जिससे फाइटर्स को बहुत ज़्यादा चोट पहुंच जाए। इनका वेट 4 रोज के बराबर ही होता है जो कि प्राइम रेस में ओपन फिंगर ग्लव की तरह ही है। हालांकि जब तुम वेपन का यूज़ कर रहे हो तो पंच मारना फॉरबिडेंड है। और फिर साथ ही यहाँ पर 2 बंदों को बुलाया जाता है जो कि चाइनीज़ मार्शल आर्ट सोसाइटी को प्रेजेंट कर रहे हैं और ये यहाँ पर वेपन के साथ फाइट करके डेमोस्ट्रेशन करेंगे। और दूसरी तरफ से मून जिंग और डडल भी रिंग के अंदर एंटर कर चुके रहते हैं और कमेंट्री करने वाले बता रहे होते हैं तो वाइल्ड डे को प्रेजेंट करने वाले हैं ये फाइटर। मेन राउंड में अपर रैंकेड ली मून यांग और चोई डडल। ऑडियंस बहुत ज़ोर से शोर मचाना शुरू कर देती है। मून बोलती है आई लाइक दिस रिएक्शन। डडल बोलती है मुझे लगता है कि इन्हें मुझ जैसे क्यूट लड़के को फाइट करते देखना काफ़ी पसंद है। जिंगू के भाई बहन को इनकी तरफ ही देख रहे होते हैं क्योंकि एक तरीके से ये सारे ही उसका क्या धरा है और वो मन ही मन कहते हैं ये तो एक नंबर के डेविल है, शैतान है। और फिर रेफरी बोलती है फाइटर्स रिंग के अंदर आ जाओ और तैयार हो जाओ, एक दूसरे को ब्लो करो, और साथ ही वो फाइट चालू करने का इशारा दे देती है। डडल बोलती है ये तो बस एक डेमोस्ट्रेशन मैच है इसलिए तुमको बहुत ज़्यादा रफ होने की ज़रूरत नहीं है। हेलो ये मैच अच्छे से करना और इजी रहना। जबकि वो बंदा तो काफ़ी ज़्यादा सीरियस होता है और फटाक से अपने डंडे से डडल के ऊपर अटैक कर देता है। डडल गिर जाती है और रोल होते हुए दूर हो जाती है, उसका पूरा दिमाग चकरा जाता है और पीछे से मुंह हंसना शुरू कर देती है। बोलती है ये लोग तेरे ऊपर सूट करता है पिंकी। और वो बंदा अपना डंडा जोर जोर से घुमाते हुए नीचे धम करके रखता है। बोलता है एक स्पार के दौरान अपोनेंट के साथ बातें नहीं करी जाती, इस तरह इसको सीरियस लो। डडल बोलती है अब स्पीच देना शुरू मत करो, और साथ ही वो अपने गले की तरफ देखती है और बोलते हैं अरे नहीं ये जोर से हर्ट हो गया। और फिर तभी डडल देखती है वो जंप मारते हुए अपने डंडे के साथ डडल के ऊपर अटैक करने लगता है। डडल ये देखती है और ये देते से एक क्यूट सा चेहरा बना लेती है। बोलती है मैं तो एक प्यारी सी क्यूट लड़की हूँ, क्या तुम मेरे को वाकई में हिट करने वाले हो। और वो बंदा दे मारता है डडल के चेहरे पे डंडा और उसका मुंह जमीन से जाके ठोकता है। और वो बंदा बोलता है मैं उन मैचेस का फैन नहीं हूँ जिन्हें बस टीवी के ऊपर दिखाने के लिए बनाया जाता है, और ये वाइल्ड है भी और मार्शल आर्ट की एक सच्ची जगह के लाने के लायक नहीं है। और वो बंदा बताता है मैंने टैइची जब से स्टार्ट कर दिया जब मैंने चलना ही सीखा था और मुझे प्रोडिजी कहा जाता था। मैंने वेपन फाइट करना शुरू कर दी जस्ट बिकॉज मेरे फादर के विश से ही है, लेकिन मैंने फिर भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड ट्रेन करा। मुझे पता था ये तो बस एक मार्शल आर्ट है जो मैं मज़े के लिए कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी चाइनीज़ मार्शल आर्ट काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। ये जगह है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनर्स की। एक मार्शल आर्टिस्ट पूरा हार्ड वर्क करता है, कंसंट्रेशन करता है, और जब मुझे मार्शल आर्ट की सोसाइटी में एक्सेप्ट कर लिया गया मैंने पहले से भी ज़्यादा हार्ड ट्रेन करना शुरू कर दिया। भले ही कोई मुझे देख नहीं रहा हो, भले ही कोई मुझे चेयर करने वाला ना हो, लोगों को चाइनीज़ मार्शल आर्ट में इंटरेस्ट हो या ना हो ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। लोगों को तो बस फ्लैशी और एक्सट्रीम फाइट पसंद आती है जो कि टीवी पर दिखाया जाता है, अलग अलग तरह के मिक्सड मार्शल आर्ट। और जब मैं इस बारे में सोचता हूँ कि ये लोग इंडिविजुअली अपनी फील्ड के अंदर कितने ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं तो मन में उनके काम के प्रति थोड़ी रिस्पेक्ट आ जाती है। लेकिन मुझे हैरानी होती है कि ये सब कुछ इतना ज़्यादा डिस्प्ले क्यों किया जाता है, आखिर ये लोग फाइट ही क्यों कर रहे हैं। ये लोग मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि इन्हें अपनी स्ट्रेंथ दिखानी है और लोगों की वाहवाही पानी है। और जहाँ तक मुझे लगता है ये इस तरह की जगह है, ये टूर्नामेंट जिसे वाइल्ड ले कहा जाता है, ये भी इन्हीं जगहों में से एक है जो कि बस भीड़ को दिखाने के लिए डेमोस्ट्रेशन करते हैं। ये सारे लोग मार्शल आर्टिस्ट नहीं है, ये सारे ही नकली हैं, फेक हैं। और वो डडल से भी बोलता है तुम लोग खुद को मार्शल आर्टिस्ट नहीं बुला सकते। डडल थोड़ा उठ के खड़ी होती है और बोलती है काफ़ी अच्छा बोला तुमने, और वो अटैक भी काफ़ी अच्छा था। और साथ ही वो सोच रही होती है मेरे को खुद को बहुत ज़्यादा कूल और क्लेम दिखाने की ज़रूरत है, मैं टीवी पर हूँ, मैं खुद को एम्बेरस नहीं करवा सकती। लेकिन मून तो उसे पीछे से जवान निकाल के छुड़ा रही होती है। बोलती है पिंकी को टोटली पीटा जा रहा है, देखो उसकी हालत कितनी बेकार हो गई। डडल चिल्लाते हुए कहती है शर्ट आप फेंकिए, मैं तो बस यहाँ पर मजाक कर रही हूँ। और फिर डडल तैयार हो जाती है और बोलती है तो लगता है कि मेरी ब्यूटी यहाँ पर वर्क नहीं करी, और वैसे भी ये तो बस एक इवेंट मैच है। और साथ ही डडल उसे अपना हाथ दिखाते हुए कहती है ज़रा इस तरफ देखो, ज़रा बताओ मैंने ग्लव क्यों नहीं पहने, क्या तुम जानते हो क्यों। वो कहता है मेरे को इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। डडल बोलती है क्योंकि मैं फिश का यूज़ नहीं करती, अगर मैं अपने फिश का यूज़ करूँगी तो ये थोड़ा अनफेयर हो जाएगा, और क्या तुम जानते हो मैं बस अपने अकेले किक का यूज़ करती हूँ और इसी से मैं तुमको हरा सकती हूँ। और साथ ही वो उसको किक मारने लगती है। वो बंदा अपने पोल से डडल की किक को डिफेंड करता है
और साथ ही उसे अटैक करते हुए डडल को फिर से गिरा देता है जमीन पर। और ये देख के डडल एकदम चौंकी हुई रहती है, जबकि मून पीछे से बहुत जोर से हंसी जा रही होती है उसके ऊपर। कमेंट्री करने वाले बोलते हैं ये क्या फाइटर शो डडल तो फिर से डाउन हो गई। मेरे को लगता है कि वो प्लान कर रही है पिटने का, क्योंकि ये तो बस एक इवेंट मैच है। और ज़रा देखो तो वो कितने वेट तरीके से स्माइल कर रही है। और लीगो सेल उस लड़के को पहचान चाहती है, बोलती है अरे ये तो उसकी बहन। पूछती है क्या तुम उसको जानती हो? वो बताती है जब मैं मिडिल स्कूल में थी तो मैंने एंट्रेंस टेस्ट दिया था इन्हीं के इधर और मैं फेल हो गई। ये बंदे बाकी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। डडल फिर से उसके ऊपर अटैक करती है। वो फिर से अपने डंडे से डडल के अटैक को रोक लेता है और साथ ही उसे मारते हुए उसे फिर से गिरा देता है नीचे। और इस बार डडल पूरी तरह से चढ़ आती है, चिल्लाते हुए कहते हैं अब तो तुम्हारा, अब मैं सीरियस हो रही हूँ। वो आगे से कहता है जितना चाहो उतना ट्राई करके देख लो। और साथ ही वो सोच रहा होता है मैं अभी भी काफ़ी सरप्राइज हूँ। हिट खाने के बाद ही फिर से खड़ी हो गई और वो साथ ही थोड़ा फ्लैशबैक में भी चला जाता है। रेफरी बोलती है कि तुमने इन वेपन को चेक कर लिया, इनको फॉर ऑसवेट के हिसाब से बनाया है, लेकिन इनकी इलास्टिसिटी और स्ट्रेंथ नॉर्मल वेपन की तरह ही सेम है। और वो चश्मे वाला कहता है हाँ ये ठीक है। और ये वाला बंदा बोलता है ये काफ़ी हद तक नॉर्मल वेपन से सिमिलर है, लेकिन मैं इनके स्ट्रेंथ के बारे में श्योर नहीं हूँ। और वो दूसरा बंदा बोलता है ये लगभग नॉर्मल वेपन की तरह ही सिमिलर है, मैं इनके स्ट्रेंथ को लेकर श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये टूटने वाले हैं, इसलिए मेरे को इस बात को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? रेफरी बोलती है ऑफ कोर्स हमने इनको कम्प्लीटली हर तरह से टेस्ट करके देख लिया है, इसलिए तुम परेशान मत हो। और वो बंदा सोचता है क्योंकि इसे बफ मटेरियल से बनाया है, लेकिन इसका वजन तो स्टिल सेम है। और साथ ही वो डंडे से मून के ऊपर फिर से अटैक करता है। मून अपने हाथ से उसके डंडे को ब्लॉक करती है और फिर साथ ही वो यहाँ पर मूवमेंट करना शुरू कर देती है। वो सोचता है इसकी मोमेंटम चेंज हो रही है, क्या यह वाकई में सीरियस होने वाली है, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये लोग तो बस फेक हैं। और साथ ही वो डंडे से डडल के ऊपर अटैक कर देता है, बट डडल झुकते हुए उसके अटैक से बच जाती है और साथ उसके चेहरे पे किक मारने लगती है, बट वो बंदा भी नीचे झुकते हुए डडल के अटैक से बच जाता है। मून बोलती है ओह इस बार डडल थोड़ी सी सीरियस थी, लेकिन वो डॉज कर गया। और वो बंदा फटाक से डडल के पाँव के ऊपर डंडा मार देता है, जैसे डडल का बैलेंस बिगड़ जाता है, वो गिरने लगती है, बट अपना हार्ट टेक के जैसे तैसे खुद को संभाल लेती है। वो बंदा सोचता है इसका बैलेंस लूज हो गया था, लेकिन इसके बावजूद इसने खुद को संभाला और अब वो मेरी लोअर बॉडी के ऊपर अटैक करने वाली है। और डडल बिल्कुल ऐसे करती है, नीचे से उसको टांग मारने लगती है, बट वो बंदा जंप करके पीछे हट के बच जाता है, बट डडल रुकती नहीं, वहीं के वहीं घूम के एक और किक उसे मारने लगती है। और वो सोचता है अब मैं इसे डॉज नहीं कर पाऊंगा, लगता है कि मेरे को अपने डंडे से इसके अटैक को ब्लॉक करना होगा। और फिर साथ ही वो एक बार फ्लैशबैक में चला जाता है। रेफरी बोलती है मैंने उन लोगों से बोल दिया है ये बस एक इवेंट मैच है और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम लोग भी इसे लाइटली लोगे। और वो चश्मे वाला कहता है क्या वाकई में मैं तो बस एक प्रॉपर स्पार करना चाह रहा था। रेफरी बोलती है मुझे लगता है कि ये इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी विश करती हूँ कि तुम दोनों थोड़ा लाइट जाओ। वो बोलता है आखिर इसका रीज़न क्या है? रेफरी बोलती है तुम लोगों के अपोनेंट वाइल्ड एस रैंक फाइटर हैं और तुम दोनों तो हमारे इनवाइटेड गेस्ट हो और हम लोग नहीं चाहते कि तुम्हें चोट लग जाए। और फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। उस बंदे ने डिफेंड करने के लिए डंडा सामने लाया हुआ रहता है, बट डडल की किक इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि वो उसके डंडे को ही तोड़ देती है। ये बंदा डडल के किक से लगभग ढेरी हो जाता है, लेकिन एंड मोमेंट पर वो पीछे की तरफ गुलाटियाँ मारते हुए बच जाता है डडल के अटैक से। और फिर उसे रेफरी की बात याद आती है। रेफरी पूछ रही थी क्या तुम हेडगन नहीं पहनोगे, तो ये बंदा साफ मना कर देता है। रेफरी बोलते हैं वेल आई गेस ये एक इवेंट मैच है तो ये तो ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन फिर भी। मून बोलती है ये सेकंड टाइम था जब उस बंदे ने डडल के एक्यूरेट डंडे को डॉज कर लिया, वो तो लगभग उससे हिट हो ही गया था। जिंग्यू भी बोलता है हाँ ये दोनों तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ हैं। मून बोलती है जिंग्यू क्या तुमको पता है जब फाइटर्स डडल के साथ फाइट करते हैं तो वो हमेशा हेडगेयर पहन लेते हैं। टाइकेंडो यूज़र्स का काफ़ी लार्ज मोमेंटम होता है, इसलिए उनके स्ट्राइक को प्रेडिक्ट करना आसान है, लेकिन अगर तुम उनके किक से प्रॉपरली हिट हो गए जिसके पीछे उनका वेट भी लगा हुआ है तो फिर तुम डायरेक्ट एम्बुलेंस में हॉस्पिटल जाओगे। और वो बंदा खुद ही से कहने में लगा हुआ रहता है अपने गार्ड को बिल्कुल भी डाउन मत करना, उसके ऊपर से एक सेकंड के लिए भी नजर मत हटाना। और साथ ही वो स्टैंड लेके खड़ा हो जाता है और सोचा होता है उसके किक से मेरे को डिफेंड करना है और साथ ही काउंटर अटैक करना है। और फिर इसके बाद हमें को इनको दिखाया जाता है जो कि बैठे बैठे डडल को बद्दुआ लगाने में लगी हुई रहती है। और दोनों बच्चे सोचते हैं ये नूना तो डडल यूनि को कोस रही है, तो काफ़ी बुरी बात है, ये यूनि डडल यूनि को कोस रही है कि वो हार जाए, गलत बात। और फिर इसके बाद हमें डडल को दिखाया जाता है जो कि उसके ऊपर एक और अटैक करने वाली है। कमेंट्री करने वाले बोलते हैं ये एक फ्रेंडली मैच है, बट फिर भी दोनों फाइटर्स अमेजिंग है। भले ही अब उन्होंने अपना वेपन खो दिया है, लेकिन वो फिर भी अपने हाथों से अटैक नहीं कर सकते। डडल उसकी तरफ बढ़ रही होती है, वो सोच रहा होता है मैं नहीं जानता कि ये कौन से फुट से अटैक करेगी। और फिर साथ ही वो बंदा पीछे हटते हुए डडल से दूरी बनाने की कोशिश करता है। डडल कहती है मैं तुमको बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ूंगी, और साथ ही वो उसको किक मारती है जिसको वो इजिली ब्लॉक कर लेता है।
और सोचता है इसके प्राइवेट मोमेंटम के हिसाब से अब वो अपने फुट से चेप करेगी और वो अपने दाएं पैर से अटैक करेगी। और ऐसा सोचते हुए वो आगे की तरफ बढ़ता है झुकते हुए और डडल किक मारने लगती है। वो कहता है यस कमिंग आ रही है, लेकिन वो बंदा काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है क्योंकि डडल ने एकदम से अपना पैर रोक दिया होता है। और फिर वो उस पैर को नीचे रखती है और साथ ही अपने दूसरे पैर से उसके ऊपर अटैक करने लगती है, हवा में उठाती है और उसके सिर के ऊपर इधे मारने वाली है। डडल कहती है अब तू घर जा, और साथ ही उसके सिर के ऊपर अटैक कर देती है कि तभी रेफरी बीच में आ जाती है, बोलती है स्टॉप रुक जाओ। डडल चिल्लाते हुए कहती है क्या ये ऑलरेडी ओवर हो गया। रेफरी बोलती है अब तुम्हें ऑडियंस को हाथ दिखा के रिंग से बाहर जाना है। डडल शिकायत करना शुरू कर देती है और बोलती है यूनबी तुमने प्लीज़ मेरे को थोड़ा सा और टाइम दे दो, बस 30 सेकंड ही दे दो, चलो 10 सेकंड ही दे दो। यहाँ पर सिर्फ मैं ही अकेली हूँ जो बुरी तरह से हिट हुई है, जिससे ज़्यादा मार पड़ी है, और मैं ये सब ऐसे ही ख़त्म नहीं होने दे सकती। रेफरी कहती है चोई डडल सभी लोग तुमको देख रहे हैं, ये एक इवेंट मैच है, इसलिए मुँह चुप करो और हाथ हिलाते हुए यहाँ से दफ़ा हो जाओ यू इडियट। बात समझ में आई। और फिर दिखाया जाता है ना चाहते हुए भी डडल को रोते हुए ऑडियंस को बाय बाय करते हुए जाना पड़ता है। वो जा ही रही होती है कि तभी पीछे से वो बंदा कहता है आखिर तुम रुक क्यों गई थी, आखिर तुमने अपना पैर क्यों रोक लिया था उस सिचुएशन में, अगर तुम्हें ऊपर अटैक कर भी देती तो कोई भी तुमको ब्लेम नहीं करता, तो आखिर तुमने ऐसा क्यों करा। डडल कहती है तुम फिर कैसे इस तरह की बातें करने लगे, ये काफ़ी अनोइंग है। तुम बातें कर रहे थे एक सच्चे मार्शल आर्टिस्ट के बारे में, जो भी हो। चलो मैं तुमको बताती हूँ रिंग के अंदर के मैचेस के बारे में। मेरे को नहीं पता कि एक ट्रू मार्शल आर्टिस्ट होना कैसा होता है या फिर जो भी हो वो, मैं तो बस रूल को फॉलो करती हूँ और एक फेयर फाइट करती हूँ, और मैं इस तरह की चिंदी हरकतें नहीं करती, ये बस स्पोर्ट्स है और ज़्यादा कुछ नहीं। और फिर साथ ही डडल उसके पास आती है और बोलती है मुझे बाद में पीछे मिलना, मैं तुमसे रीमैच करना चाहती हूँ, अगर तुमने घर भागने की कोशिश की तो मैं पक्का तुम्हें मार डालूंगी, और अभी के लिए बस स्माइल करो और हाथ हिलाओ, नहीं तो ये लोग सोचेंगे कि मैं वाकई में तुमको हिट करने वाली थी। और फिर साथ ही डडल हंसते हुए हाथ हिलाते हुए रिंग के बाहर आ जाती है। वहाँ पर उसे मुंह छुड़ाना शुरू कर देती है, जमा निकाल के उसे छुड़ाई जा रही होती है, बोलती है देखो जरा इस पंखे को हार कर आ गई, इसको कितनी बुरी तरह से पीटा गया, रिंग के अंदर तो लोटपोट कर दिया था इसको मार मार के। डडल गुस्सा हो जाती है और बोलती है शट अप मोटी। और फिर इसके बाद इवेंट का सेकंड मैच स्टार्ट हो जाता है, चश्मा वाला वर्सेस नीमून यंग। और वो दूसरा बंदा चश्मे वाले से कहता है ज़रा संभल कर रहना और अपना गार्ड बिल्कुल भी डाउन मत करना। वो कहता है ऑफ कोर्स, और साथ ही चश्मा उतार देता है, फिर भी मैं इसे चश्मा वाला कहूँगा। ये कहता है ठीक है मैं केयरफुल रहूँगा, और बिना चश्मे के देख के उसको मून की हंसी निकलना शुरू हो जाती है। और रेफरी यहाँ पर मैच स्टार्ट करा देती है, और मून अपने मुंह पे हाथ रखी हुई थी और उससे कहने लगती है सॉरी सॉरी, लोगों के ऐसे वियर्ड लोग के ऊपर हंसना नहीं चाहिए, लेकिन मैं थोड़ी बहुत सरप्राइज़ हो गई जब तुमने अपने ग्लासेस उतारे। और वो बंदा बिना टाइम वेस्ट करे फटाक से अपने वुड शॉट के साथ मून को ऊपर अटैक कर देता है, सीधा पेट में मारता है, और फिर बिल्कुल मून भी डडल की तरह रोल होकर गिर जाती है और फिर पेट पकड़ के बैठ जाती है, और पीछे से डडल जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है और बोलती है सर देखो तो इस मोटी को कितनी बुरी तरह से पिट गई है, मोटी कहेगी तेरे को तो बस खाने ही आता है पिगी। और वो बंदा कहता है इसका वेट तो सेम है, लेकिन इसका जो एंड है वो काफ़ी ब्लंट है क्योंकि ये काफ़ी मोटी है, और साथ ही इस जोड़ की स्पीड भी थोड़ी स्लो है, लेकिन फिर भी अगर ये एक असली तलवार होती तो तुम अब तक मर चुकी होती। पीछे से डडल मून के ऊपर हंसने में लगी हुई रहती है, ज़ोर ज़ोर से कहती है ज़रा देखो तो इसकी तरफ, मुँह चलाते हुए कहती है चुप हो जा, पिंकी कहेंगी तो भी तो बुरी तरह से पिटी थी। पर डडल उसकी बात को काटते हुए कहती है ज़रा देखो तो इसके चेहरे पर ये क्या बना हुआ है, घुटा हुआ है पूरा फेस, हमें पता है तुम ऑलरेडी अगली हो, हमें ये रिमाइंड कराने की ज़रूरत नहीं थी। जिंगू कहता है सुन में मैं ये बात तुमको पहले बताना चाह रहा था, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर भी घुटा हुआ है। दिखाती है सुनते से डडल आईना निकाल के देखती है और काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है और बोलती है ये सब क्या है, और फटाक से रफ करने लगती है, बोलती है आखिर ये किसने क्या। सोच जिंगू मेरे को गलत मत समझना। मून भी अपने चेहरे पर घुटा हुआ रफ कर लेती है और बोलती है ये तो बस एक इवेंट मैच है, तो आखिर तुमको इतना पम अप हो रहे हो, अपन लोगों को तो यहाँ पर बस एक डेमोस्ट्रेशन देना है, क्या तुमको मैसेज नहीं मिला था, अगर तुम लोग ऐसे ही करते रहे तो मेरे को भी सीरियस होना पड़ेगा। वो बंदा कहता है आखिर इसका क्या मतलब है, क्या तुम शुरुआत से ही सीरियस नहीं थी, हाँ मेरे को हंसाना बंद करो। और साथ ही वो अपनी जोर से फिर से मून के ऊपर अटैक कर देता है। मून बोलती है तुम तो वाकई में मेरे को काफ़ी ज़्यादा कम आंक रहे हो यार, उसे पंच करती है, पर वो बंदा हवा में उठ के बच जाता है मून के अटैक से, और साथ उसके चेहरे के ऊपर हाथ दे मारता है, और ये देख के पीछे डडल लोटपोट हो जाती है, ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर देती है। वो बंदा कहता है क्या तुम इस बारे में क्यूरियस नहीं हो कि आखिर मैं क्यों चाइनीज़ मटेरियल आर्ट की प्रैक्टिस करता हूँ। मून सीधा मना कर देती है, बोलती है नहीं मेरे को बिल्कुल भी क्यूरियोसिटी नहीं है, और उसके ऊपर अटैक करने लगती है। वो बंदा बच रहा होता है और साथ ही बताना भी शुरू कर देता है चाइनीज़ मार्शल आर्ट में ह्यूमन बॉडी के जितने भी मोमेंटम्स हो सकते हैं उन सभी को इंक्लूडेड किया जाता है। ये मेरे जैसे एक स्मॉल बंदे के लिए एकदम परफेक्ट मार्शल आर्ट है, इसका यूज़ करके मैं अपने से स्ट्रॉन्गर अपोनेंट को भी हरा सकता हूँ, मैं क्विकली देख सकता हूँ और साथ ही एक सटीक स्ट्राइक कर सकता हूँ।
और वो एक ऐसी स्ट्राइक होगी जिसका अटैक का पैटर्न बिल्कुल ही अनप्रेडिक्टेबल होगा और साथ ही मैं सिंगल सेकंड में मल्टीपल हिट से डील कर सकता हूँ और यही चाइनीज़ मार्शल आर्ट की सुपैरिटी है। और फिर साथ ही वो रोक के हाफना शुरू कर देता है, सांस से भर रहा होता है और दूसरी तरफ से मून की भी हालत थोड़ी बेकार हो जाती है। मून बोलती है तुम तो बहुत बातें करते हो और इन सबको ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को हार्ड करने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। वो बंदा कहता है कि एक बॉक्सर के तौर पर तुमने अपने स्टेमिना को बूस्ट करा है, जबकि पीछे से डल चलाते हुए कह रही होती है उस मोटी को और मार यार। मून बोलती है आगे तुम्हें किस बारे में बात कर रहे हो, वेल तुम टोटली गलत नहीं हो और मैं तुम्हारी चाइनीज़ मार्शल आर्ट को बिल्कुल भी डाउन नहीं देखती। ये ठीक बात है कि वो काफ़ी ज़्यादा स्कैरी है, उसके अंदर कुछ फ्लैशी और एक्यूरेट मूव हैं और साथ ही काफ़ी ज़्यादा वेराइटी में अटैक पैटर्न्स है, इसलिए उनको प्रेडिक्ट करना काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। लेकिन अगर मैं सच्ची कहूँ तो इनमें पावर की कमी होती है कंपेयर टू अदर स्पोर्ट्स जहाँ पर तुम अपने वेट का भी यूज़ करते हो। और एक और बात, तुम मेरे को नहीं हरा पाओगे, इसलिए नहीं कि मेरे पास काफ़ी अच्छा स्टेमिना है, बल्कि तुम ही काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो। ये सुनते से ही वो बंदा गुस्सा हो जाता है, कहता है बकवास बंद करो, तुमसे तो एक सिंगल हिट भी नहीं पड़ रही है और बातें तो देखो ज़रा। और साथ ही वो उसे किक करता है, मून ब्लॉक कर लेती है उसके किक को और साथ ही मुस्कुराते हुए उसको पंच मारती है, बट वो उसके पंच से डॉज कर जाता है और साथ ही अपने पैरों से मून को ऊपर अटैक कर देता है, जिससे मून रिंग के अंदर गिर जाती है। और ये देख के पीछे से मून डडल खुश हो जाती है और ऑडियंस में बैठे हुए क्वीन भी काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है ये देख के। और रेफरी बोलती है फाइटर ली मून यांग, क्या तुम ठीक हो? इस मैच में डाउन करने जैसा कोई रूल नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई काउंटिंग भी नहीं होगी। मून पूछती है यूं नहीं, क्या अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम बचा है? और वो बोलती है अभी तो 1 मिनट से भी ज़्यादा टाइम बचा है, इसलिए जल्दी करो और खड़े हो जाओ, सभी लोग तो मेरे को घूर रहे हैं। और वो बंदा अभी देखने में लगा हुआ रहता है उनको। मून बोलती है यूं नहीं, क्या आप लोग यहीं पर नहीं रुक सकते? रेफरी गुस्सा हो जाती है और चिल्लाते हुए कहते हैं शर्ट आप जल्दी करो और उठ जाओ, अभी काफ़ी ज़्यादा शो बाकी है और तुम भी उस डडल की तरह हरकत मत कर देना, ये बस एक इवेंट मैच है। यह सुनते से ही उस बंदे को रेफरी की बात याद आती है। रेफरी ने कहा था तुम लोग तो हमारे गेस्ट हो और हम नहीं चाहते कि तुम लोग हर्ट हो जाओ। मून उठ के खड़ी हो जाती है और बोलती है कुंफू बॉय ज़रा इसको ईजी लो यार। और वो बंदा कहता है तुम तो मुझे सीरियसली ले ही नहीं रही हो और ये क्या बस शो के लिए है? मून बोलती है हाई टेक इट इजी, अपन लोगों को तो बस यहाँ पर शो दिखाना है कुछ फ्लैशी मूव का, बस इतना ही, इसे ज़्यादा सीरियस मत लो। और वो बंदा आगे से गुस्सा हो जाता है, बोलता है फाइन, अब से मैं बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करूँगा, मैं तुमको पागल कर दूंगा। दिखा दिया सुनते से मुँह ने अजीब सा वेयर रिएक्शन देते हैं, ये क्या बोल रहा है? वो बंदा चिल्लाते हुए कहता है अपने एक्सक्यूज़ देना बंद करो, तुम कमज़ोर कहेंगे। और मून के ऊपर अटैक करने लगता है, कह रहा होता है कम ऑन मेरे को दिखाओ यो स्टूपिड यो इडियट। और वो इसी तरह से कंटिन्यू मून में मारे जा रहा होता है। मून बोलती है मैंने कहा टेक इट ईजी और साथ ही वो भी उसको एक पंच दे मारती है, जिसकी वजह से उसकी नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है। मून उससे माफ़ी मांगती है, बोलती है सॉरी पोस्ट लो ठीक हो जाएगा, जबकि वो बंदा कहता है मैं डेफिनेटली तुमको पागल कर दूंगा, गुस्सा दिलाऊंगा बहुत ज़्यादा। ये सुनते ऐसे मून फिर से वेयर रिएक्शन देती है। ये सुनते से मून को फिर से काफ़ी अजीब लगता है। वो बंदा किके चलाना शुरू कर देता है मून के ऊपर और कह रहा होता है कम ऑन मेरे को और मारो, आगे तुम कब तक ब्लॉक करने वाली हो? आगे तुम सीरियस क्यों नहीं हो रही हो? मेरे को हंसाओ मत, क्या तुमको ऐसा करके बेटर फील होता है? हाँ। और साथ ही वो उसे फिर से किक मारता है, मून ब्लॉक करती है। तभी रेफरी बीच में आती है और मून से कहती है बस थोड़ा सा टाइम और बचा है, ज़रा सा मैनेज कर लो। ये सुनते से मून उस लड़के से कहती है क्या तुमने सुना टाइम लगभग ख़त्म होने वाला है? वो बंदा कहता है जब मैंने लास्ट टाइम तुम्हारे फेस के ऊपर अटैक करा था, अब मैंने सोचा कि तुम काफ़ी ज़्यादा स्लो और कमज़ोर हो, लेकिन नॉट बैड, तुम कम से कम एक सुअर जितनी स्लो तो नहीं हो। दिखाते सुअर सुनते से ही मून का पूरा दिमाग घूम जाता है। वो बंदा कहता है मैं ये एडमिट करता हूँ कि तुम बिल्कुल भी ईजी अपोनेंट नहीं हो। और वो आगे से पहले कुछ कह पाता हो उससे पहले ही मून उसके चेहरे पे जोरदार पंच दे मारती है, वो सीधा हवा में उड़ता है। और ये देख के उसके साथी वाला बंदा हैरान हो जाता है, जबकि रेफरी परेशान हो जाती है, बोलती है ओ शिट। और फिर इसके बाद अब उनको सीधे दिखाया जाता है वाइल्ड हाई का मेडिकल रूम का सीन। ये सभी लोग उन दोनों के मास्टर से माफ़ी मांगने में लगे हुए रहते हैं और रेफरी बोल रही होती है आई एम सॉरी प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। उनका मास्टर कहता है कोई बात नहीं इट्स ओके। रेफरी बोलती है हम लोग इन दोनों को बिल्कुल हमारे गेस्ट की तरह ही ट्रीट करना चाहते थे, लेकिन फिर भी जो कुछ भी हुआ हमारे स्टूडेंट की तरफ से उन सब के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मास्टर कहता है पहले मैंने इन दोनों लड़कों को यहाँ पर अकेला भेज दिया, लेकिन बाद में मेरे को थोड़ी बुरी फीलिंग हुई तो मैं मैच देखने के लिए आ गया। हालांकि मैं थोड़ा लेट पहुँचा था, जब मैं पहुँचा था तो मैच स्टार्ट हो गया था और मैंने देखा कि पहली गलती तो मेरे लड़कों की ही है, तो प्लीज़ पहले इन दोनों ने मिस्टेक करी थी, ये लोग अभी काफ़ी छोटे हैं यंग है, तो प्लीज़ इनको माफ़ कर दीजिए, जल्दी करो तुम दोनों माफ़ी मांगो। फिर वो लोग भी झुकते हुए उनसे माफ़ी मांगते हैं। डडल गुस्सा हो जाती है, बोलती है यू लिटिल ब्रैट तुम तो पहले कितने ज़्यादा रूड हो रहे थे और तुमको क्या लगता है कि माफ़ी मांग के तुम यहाँ से निकल जाओगे बच के? रेफरी डडल को रोक देती है और गुस्से के साथ बोलती है
अगर तुम दोनों यहाँ पर अच्छे से खड़ी नहीं रही तो मैं पक्का तुम दोनों को मार डालूंगी। यह सुनते ऐसी डरल घबरा जाती है और मून को कोहनी मारते हुए कहती है, ये सारी तेरी गलती है। क्या तू बस थोड़ी देर और होल्ड बैक नहीं कर पा रही थी इडियट मोटी स्टूपिड पिगी कहीं की। मून बोलती है, तू चुप कर बोनी, तू भी तो सीरियस हो रही थी अपने टाइम पर। तो अब क्या था, दोनों आपस में झगड़ना शुरू कर देते हैं, जबकि उनकी यूनियन सामने उन लोगों से माफ़ी मांग रही होती है। बोलते हैं, प्लीज़ हम वाकई में काफ़ी ज़्यादा सॉरी हैं, हमारी मेडिकल टीम अपना बेस्ट ट्राई करेगी और अच्छे से ट्रीटमेंट करेगी इनका। और फिर तभी यहाँ पर डायरेक्टर आ जाता है और उस मास्टर को देखते से कहता है, अरे मास्टर वैंक। और वैंक भी बोलता है, अरे प्रेसिडेंटली हमारा इंटेंशन नहीं था यहाँ पर इतना हंगामा खड़ा करने का, हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। प्रेसिडेंट कहता है, आपके डिसाइपलों को हट करने के बाद हम आपसे कुछ भी कहने के लायक नहीं रहे। मास्टर कहता है, अरे अरे ऐसी बातें मत करिए प्रेसिडेंट, अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका क्या ख्याल है इन दोनों के बारे में। क्या आपको लगता है कि आपका वाइल्ड हाई इन दोनों को एक स्टूडेंट के तौर पर एक्सेप्ट कर सकता है यहाँ पर। प्रेसिडेंटली बोलते हैं, ऑफ कोर्स ये दोनों काफ़ी ज़्यादा ग्रेट स्टूडेंट्स हैं। पीछे से प्रिंसिपल भी बोलता है, हाँ इन दोनों के ग्रेड्स भी काफ़ी अच्छे हैं। मास्टर बोलता है, मैं 1 साल के लिए चाइना में था और काफ़ी ज़्यादा वरीड था कि इन दोनों का क्या होगा। ये दोनों मेरे सबसे ज़्यादा यंगेस्ट डिसाइपल है, मैं इन दोनों को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह मानता हूँ। प्रिंसिपल कहता है, अरे आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, ये दोनों यहाँ पर एकदम अच्छे से बैठेंगे। पेपर फिनिश होने के बाद, पेपर वर्क फिनिश होने के बाद ये लोग डायरेक्टली यहाँ पर आ सकते हैं। दिखाता है इन दोनों का ध्यान भी उन लोगों की तरफ आता है। मास्टर बोलता है, तुमको इस बारे में क्या लगता है, क्या तुमको अभी भी अपने यंग नीरो पॉइंट से यही लगता है कि तुमको यहाँ पर नहीं आना चाहिए। मुझे बताओ योंगजून। वो सर झुकाते हुए कहता है, मास्टर मैं आपकी बात मानूंगा। जैसा कि आपने कहा, हमें अभी भी बहुत कुछ सीखना है और साथ ही मेरा सोचना है कि इस स्कूल में मैं काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकता हूँ। तो फिर नेक्स्ट दिन में देखा, और फिर इसके बाद नेक्स्ट दिन में दिखाया जाता है डडल कह रही होती है, तो तुम दोनों का यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया है फर्स्ट ईयर में। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम हमारे अंडर क्लासमेट हो, यानी कि तुम हमारे जूनियर हो, और हम अपर क्लासमेट है, यानी कि तुम्हारी सीनियर। योंगजून बोलता है, बिल्कुल करेक्ट। ये सुनते से डडल आगे से उसके ऊपर भड़क जाती है। बोलते हैं, यू बास्टर्ड, तुम आखिर अभी भी इस तरह से बात क्यों कर रहे हो। हाँ, क्या तुम मेरे को इग्नोर करने की कोशिश करने वाले हो। मून बोलती है, और मून बोलती है, मुझे लगता है कि यहाँ पर इन दोनों का इतने ईजिली ट्रांसफ़र हो पाया क्योंकि अब हमारा स्कूल भी तो कोएड हो चुका है। और सोंग जुंगी, मेरे को तुम्हारे लिए खुशी है कि अब तुम्हें यहाँ पर कुछ अपने लड़के दोस्त में मिल जाएंगे। सोंग जुंगी भी बोलता है, मैं भी फर्स्ट ईयर में हूँ। हेलो, अब मैं इस स्कूल में अकेला एक लौता लड़का स्टूडेंट था, लेकिन अब तुम लोग भी आ गए हो तो मेरे को भी कंपनी मिल जाएगी। डडल सोंग जुंगी से चिपक जाती है। बोलती है, भले यहाँ पर कितने भी लड़के आ जाएं, मेरी नज़र तो सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही रहेंगी सोंग जुंगी। योंगजून बोलता है, मैंने लास्ट ईयर अपने मास्टर से बोला था इस स्कूल में ट्रांसफ़र लेने के लिए, लेकिन नहीं हो पाया, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। और प्रॉब्लम ये नहीं थी कि ये स्कूल जब कोएड नहीं था, अगर कोएड नहीं भी होता तभी मेरा यहाँ पर ईजिली अच्छे से ट्रांसफ़र हो जाता, बिकॉज क्योंकि मैं तो एक लड़की हूँ। दिखाती है सुनते से वो दोनों एकदम हैरान रह जाते हैं। सोंग जुंगी कहता है, माफ़ करना, मैंने मिस्टेक कर दी, लेकिन कम से कम यहाँ पर मेरे अलावा एक लड़का तो है। तभी वो दूसरा बंदा भी बोलता है, मैं भी एक लड़की हूँ। और साथ ही वो इन लोगों को अपनी हॉबीज़ के बारे में बताना शुरू कर देते हैं कि मार्शल आर्ट के अलावा सिलाई बुनाई। तभी डडल चिल्लाते हुए कहते हैं, चुप, एकदम चुप हो जाओ। और साथ ही वो थोड़ी सोच में चली जाती है और बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि ये दोनों यूनिफॉर्म में कैसे लगेंगे। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है ये लोग फिर से स्कूल के ऑडिटोरियम में आ जाते हैं, जहाँ पर अभी भी मैसेज चल रहे होते हैं। मून बोलते हुए, हो लगता है कि जुन हुन सुनबे की बारी आ गई। जुंग्यो पूछता है, क्या तुम उसको जानती हो जो यहाँ पर अभी जस्ट कम्पीट करने वाला है। वो कहते हैं, हाँ, और वो सुनबे है मेरे सीनियर, और वो हमारे बॉक्सिंग क्लब से ही है, हम सेम ईयर में थे, लेकिन उसने 1 साल का ऑफ ले लिया था। लेकिन छुट्टी लेने से पहले वो मेन राउंड तक गई थी लास्ट टाइम। मैंने उसका क्वार्टर फाइनल में सामना किया था और मैं उससे हार गई थी, उसने मेरे को ओवर पावर कर दिया था। और फिर उसका सामना क्वीन के साथ हुआ, लेकिन वो मैच तो फर्स्ट राउंड में ही ख़त्म हो गया 30 सेकंड के अंदर। क्वीन पूरे प्राइमरीज जीत गई और साथ ही फर्स्ट ईयर का हॉल कंपटीशन भी। और फिर उसके बाद सुनबे के कुछ फैमिली इशूज़ हो गए थे, जिसकी वजह से उसने 1 साल का ऑफ ले लिया था और अब वो वापस आ गई है। और रूल्स के हिसाब से उसे फिर से प्राइमरीज में स्टार्ट करना होगा, लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि उसको यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम होने वाली है। वो काफ़ी ज़्यादा स्किलफुल है। ज़रा देखो, वो आ गई है, वो वहाँ है। कमेंट्री करने वाले बताना स्टार्ट करते हैं, ये है फाइटर पार्क जुनयून। मेरे को याद है, ये तो वो ये जिसने लास्ट टाइम के मेन राउंड में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा था। और दूसरा भाई कहता है, हाँ हाँ, ये तो पक्का मेन राउंड में जाएगी। और मुँह दूर खड़ी मून भी चिल्लाना शुरू कर देती है, उसको चेयर करने लगती है वहीं से। मून को देख के वो भी आगे से हाथ हिलाती है, बोलती है, ब्रेड, ये काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग है। और ये देख के मून भी खुश हो जाती है। जिंगू कहता है, कोई नज़र नहीं आ रही, और साथ ही मेरे बहन भाई भी, क्या मेरे बहन भाई उसके साथ हैं। डडल बोलती है, वो चुड़ैल पक्का उन बच्चों को लेके कहीं गई होगी और बता रही होगी, शो ऑफ कर रही होगी कि आखिर वो कितनी अमीर है।
और फिर इसके बाद हमें वाइल्ड हाई के ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है। क्वीन बोल रही होती है ऐसे क्या देख रहे हो, खा लो, ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही है। ये सुनते से वो लोग फटाक से खाना शुरू कर देते हैं। जुनो बोलता है ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और मेरी तो इच्छा है कि आप मेरे भाई से शादी कर लो। ये सुनते से क्वीन शर्माना शुरू कर देती है और बोलती है आज मैं पूरा दिन तुम लोगों के साथ खेलूंगी, तो मेरे को बता दो अगर तुम कुछ और भी चाहते हो। सोम बोलती है क्या वाकई में तुम तो बेस्ट हो यूनी। जुनो बोलते हैं लेकिन क्या हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। क्वीन बोलती है इस फाइन, मैंने सारी घासों को उड़वा दिया है और हमें दिखाया गया था कि उसने ग्राउंड को बिल्कुल सपाट करवा दिया है। और फिर इसके बाद डबल ऑडिटोरियम का सीन दिखाया जाता है। सारी ऑडियंस एकदम हैरान रह रही होती है और ऑडियंस करने और वो कमेंट करने वाले भी बोलते हैं ये तो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है यार। और मून भी सामने का नज़ारा देखकर एकदम चौंकी हुई रहती है। रेफरी चिल्लाते हुए बोलती है जल्दी से स्ट्रेचर लेकर आओ। डेडल बोलती है आखिर ये किस तरह का मैच था यार। और फिर कमेंट्री करने वाले बताते हैं और मैच को शुरू हुए बस 2 मिनट ही हुए थे और फाइटर पार्क को चेक करने के बाद ये कंफर्म हो चुका है कि वो अब मेन राउंड में नहीं जा पाएंगे, वो हार चुकी हैं। कई सारे मेल फाइटर्स प्राइमरीज में भाग लेते रहते हैं लेकिन ये जो सामने खड़ा है ये बाकियों से अलग है, ये स्ट्रॉन्ग लोगों में से एक है। क्या वो ठीक हो जाएगी, वो बेहोश पड़ी हुई है रिंग के अंदर और उसका आर्म भी शोल्डर से डिस्लोकेट हो गया है। मैं विश करता हूँ कि उसको कुछ ज़्यादा डीप इंजरी ना हो जाए। वो बंदा कहता है तुम तो बस एक लड़की हो तो तुमको इस तरह से शो ऑफ करने की क्या ही ज़रूरत है। और ये नज़ारा देख के मून एकदम चौंकी हुई रहती है, उसकी सुन में रिंग के अंदर ढेर पड़ी है। और फिर दिखाया जाता है 2 लोग आते हैं और मून की सुनवे को स्टेशन पर उठा कर रिंग के बाहर ले जाते हैं और मून दून खड़ी खड़ी ये देख रही होती है। और फिर दिखाया जाता है वो बंदा वहीं रिंग के बीच में बैठ आता है। कमेंट्री करने वाले बोलते हैं इस मैच को देखने के बाद काफ़ी सारे फाइटर्स ने ड्रॉप आउट कर दिया है। मेरे को लगता है कि इस वाले मैच ने उनके ऊपर काफ़ी अच्छा इफेक्ट डाला है। पीछे वाला बंदा उसको बॉस कहते हुए पानी की बोतल देता है और फिर ये बॉस बंदा पानी पीते हुए बोलता है मेरे को बॉस मत बोला करो। और फिर दिखाया जाता है कमेंट्री करने वाले बोलते हैं फाइटर 172 किम हो पेन और रिंग के अंदर आराम कर रहे हैं और अब ये नेक्स्ट मैच में भी फाइट करेंगे। और 2 फाइटर्स ने ड्रॉप आउट कर लिया है इसलिए अब सीधे फाइटर 175 रिंग के अंदर एंटर कर रही हैं। यह है किम शुएल की और उसका फाइटिंग स्टाइल होने वाला है मोन थाई। और वो बॉस बंदा उठ के खड़ा हो जाता है और फिर वो दोनों आमने सामने होते हैं। कमेंट करने वाले बोलते हैं ये तो काफ़ी बिग है यार, 182 सेंटीमीटर और 60 किलोग्राम, इसने तो काफ़ी अच्छी फिजिक्स डेवलप करी है और साथ ही हमारे मेल फाइटर से लंबी है। शुएल की बोलती है मैंने देखा तुम्हारा लास्ट मैच है, तुम बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो और तुम जो करते हो उसे मार्शल आर्ट नहीं कह सकते। तुम्हारी ये तरीके उस फाइटर के सामने बेकार हैं जो फिजिकली तौर पर तुम्हारे लेवल तक हो और उसने अच्छी खासी ट्रेनिंग भी करके रखी हो। और तुम्हारे ये चिंदी ताव पेच पंचेस गलियों में जाके मारना और फिर रेफरी फाइट स्टार्ट कर देती है। वो बॉस बंदा कहता है शट अप। मैच स्टार्ट होते ही सियोल की बॉस बंदे के ऊपर अटैक कर देती है, लास्ट से उसे मारती है बट वो साइड में होते हुए डॉज कर जाता है और उसको पंच मारता है बट सियोल की भी उसके पंच से डॉज कर जाती है और उसको पकड़ लेती है सिर से। कमेंट्री करने वाले बोलते हैं उसने उसको पकड़ लिया है और अब वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी मुसीबत में है। ऐसा कहा जाता है अगर तुम मोन थाई फाइटर के हाथों इस तरह से पकड़े गए तो तुम गए। सियोल के उस बॉस वाले बंदे के मुँह पे घुटना दे मारती है और कहती है घर जाओ बट वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज रह जाती है। वो उसने डॉज कर लिया होता है अपने मुंडे को साइड में करते हुए और फिर साथ ही वो उसके पेट में साइड से पंच दे मारता है जिससे सियोल की हालत थोड़ी बेकार हो जाती है। बट वो बॉस बंदा रुकता नहीं है, उसके पेट में फिर किसी पंचेस मारता है और मारते ही जाता है मारते ही जाता है और इसे पंचेस खाने के बाद सियोल की हालत बेकार हो जाती है। वो खासते हुए पीछे की तरफ हट जाती है और वो खुद को संभाल ही रही होती है। कहते में वो बॉस बंदा उसको सर से पकड़ लेता है और कहता है कहाँ जा रही है और फिर कैसे उसके पेट में जोर का मुक्का मारता है। सियोल के इससे पहले कुछ करते है वो उसको सर से पकड़ लेता है और घुटना दे मारता है और उसका घुटना सीधे निशाने पे लगता है। सियोल के खाते से नॉकआउट हो जाती है। रिंग के अंदर ठहर रेफरी चेक करके बता भी देती है ये तो नॉकआउट हो गई। कमेंट करने वाले बोलते हैं ओ माय गॉड ये मैच ओवर हो गए वो भी बस 17 सेकंड में। ये मेल फाइटर तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। पीछे वो तीनों भी कॉर्नर में देख रहे होते हैं सब कुछ और काफ़ी हैरान होते हैं। सोन चिंग्यू कहता है आखिर किस तरह की आर्ट है। डेडल कहती है ये कोई आर्ट नहीं है, ये तो बस स्ट्रीट फाइटिंग है। कमेंट करने वाले बताते हैं फाइटर किम हो पे कल प्राइमरीज के फाइनल में लड़ेंगे। मून कह रही होती है आखिर ये अजीब सा बंदा आया कहाँ से है। तभी उसके पीछे एकदम से हुआंग प्रकट हो जाता है और बताने लगता है ये जुनहो शानहाई का 3rd ईयर किम हो पे ही है और ये मेरा भी पहली बार है जब मैं उसको खुद अपनी आंखों से देख रहा हूँ। और वो उनके फैमिली की गैंग का होने वाला फ्यूचर सक्सेसर है और वो तो कहता था कि उसे इन बच्चों वाले फाइटिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मून बोलती है अरे तुम तो वही बंदे हो ना जिसको लीमी नाम ने बुरी तरह से पीट दिया था, आगे तुम अभी भी यहाँ क्या कर रहे हो। हुआंग बताने लगता है ग्वाओजू एरिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि उस बंदे को टच कर सके और वो गैंग का होने वाला फ्यूचर हेड है। एक
बार स्कूल खत्म होने के बाद वो गैंग की टॉपर होगा और इनकी गैंग भी है काफ़ी अच्छी ऑर्गेनाइज गैंग है, हाई लेवल की। आखिर इस तरह का बंदा इस टूर्नामेंट में क्यों ही आया? चलो जाने दो, ये बिल्कुल भी दया नहीं करेगा किसी के ऊपर भी, इसलिए तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम जरा संभल कर रहो। और अब लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है। चलो अब मैं चलता हूँ यहाँ से। और फिर दिखाया जाता है वो बॉस बंदा अपने कार के पास आ जाता है और कह रहा होता है मेरे को होटल ले चलो। और वो लोग कहते हैं हाँ बॉस। वो बॉस बंदा कहता है मैंने तुमसे कितनी बार कहा है बॉस मत बोला करो मुझे। और फिर साथ ही वो सामने खड़े दो बंदों की तरफ देखता है और कह रहा होता है आखिर यहाँ पर चल के आ रहा है, तुम लोग ऐसे खड़े क्यों हो, कार निकालो। और वो बंदा बताने लगता है कि हमने यहाँ पर अपनी कार पार्क करी और थोड़ी देर के लिए यहाँ से चले गया, क्या इतने में दो गाड़ियाँ आके और पार्क होंगी, एक पीछे और एक आगे जो ये ट्रक खड़ा हुआ है, और हमारी गाड़ी बीच में फंस गई है, बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, तो हम इस वजह से कार को नहीं निकाल पाएंगे। और दूसरा बंदा कहता है मैं अभी जाकर उन लोगों से बोलता हूँ कि वो अपनी गाड़ियाँ थोड़ा साइड में कर ले। दिखाया जाता है ये सुनते से उनका बहुत गुस्सा हो जाता है और क्या होता है क्या वाकई में तुम इस तरह के सिंपल मामले को भी हैंडल नहीं कर सकते? तुमको क्या लगता है ऐसे में तुम दोनों जैसे बेवकूफ़ों के साथ काम करना पसंद करूँगा? वो झुक जाते हैं और कह रहे होते हैं प्लीज़ बॉक्स माफ़ कर दीजिए। और फिर यहाँ पर मिस्टर पार्क आ जाता है, कहता है हमें माफ़ करना, हम वो दोनों गाड़ियाँ हमारी हैं, मेरे को लगा था कि बस थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन ज़्यादा हो गया। और वो गुस्सा करते हुए कहता है जल्दी से अपने कार हटाओ यहाँ से। और फिर इन्हीं में से कोई बंदा कहने लगता है सर जो कार के अंदर बैठा है, वो कह रहा होता है तुम लोग यहाँ पर क्या रहे हो, जाओ और इस ट्रक को भी हटवाओ। तभी मिस्टर पार्क कहता है ये दोनों गाड़ियाँ हमारी हैं और वो ट्रक का काम अभी फिनिश नहीं हुआ है, इसलिए थोड़ा माफ़ कर देना। और वो गैंग वाले चिल्लाते हुए कहते हैं जल्दी करो हमारे बॉस यहाँ पर खड़े हुए हैं। तब यहाँ पर कोई ना जाती है दोनों बच्चों के साथ। जुनू बोलता है मैं तो बहुत ही ज़्यादा फुल हो गया। सो हम कहते हैं यूँ नहीं, चलो अम्यूज़मेंट पार्क चलते हैं। दिखाते उस बॉस बंदे की नज़र भी पड़ती है कोइन के ऊपर। ड्राइवर पार्क हाथ दिखाते हुए कहता है मिस यहाँ पर। और वो बॉस बंदा कोइन की तरफ ही देख रहा होता है और उस बॉस बंदे के साइड में खड़ा एक बंदा मिस्टर पार्क से चिल्लाते हुए कहता है जल्दी करो और अपनी गाड़ी को यहाँ से हटाओ। जबकि सुनो और सोम कोइन से कहने लगते हैं नूना नूना हमें जो भी जाना है हम लोग वहाँ पर जाकर टाइगर देखेंगे। कोइन बोलते हैं ठीक है मैं ले चलूँगी तुम्हें वहाँ पर भी। और वो बॉस बंदा कोइन को आवाज़ देते हुए कहता है हे तुम कौन से ईयर से हो? मैं इस स्कूल के कुछ थर्ड ईयर की लड़कियों को ढूंढ रहा हूँ। कोइन उसकी तरफ देखती है और फिर कहानी यहाँ से थोड़े फ्लैशबैक में चली जाती है। 7 साल पहले युग जियो में एक एक्सीडेंट हुआ था। ये वही इलाका है जहाँ पर एक गैंग रहती है इनकी। उस एरिया में वाइल्ड हाई के 6 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने ग्यूजो हिनारी गैंग के 23 मेंबर्स को बुरी तरह से पीट डाला था और अरेस्ट करवा दिया था। और फिर इसके बाद हमें इनके गैंग के बॉस को दिखाया जाता है जो कि उसी बॉस बंदे का बड़ा भाई है। वो देखता है और कहता है वाकई में ये हमारे गैंग के लिए बहुत ज़्यादा शर्मनाक बात है। वो सभी लोग उसके सामने झुक के बैठे हुए रहते हैं और सर झुकाते हुए कहते हैं प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए बॉस। और बॉस कहता है वो लोग वर्ल्ड चैंपियन थी या नहीं इनसे फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो बस 6 लोग थे, 6 लड़कियाँ थी हाई स्कूल की और तुमसे उन लोगों को भी नहीं संभाला गया यू इडियट। आगे तुम खुद को एक गैंग कैसे बुला सकते हो भाई? तुम्हें क्या लगता है इस बारे में? वो बॉस बंदा यहाँ पे बताना शुरू कर देता है कि इस एक्सीडेंट की वजह से उनके बिजनेस पे क्या क्या असर पड़ा है, कौन से ऑपरेशन कितने कितने कम हो गए हैं और साथ ही एरिया के ऊपर हमारा कंट्रोल भी काफ़ी लूज़ हो गया है, इफेक्ट हुआ है इस एक्सीडेंट की वजह से काफ़ी ज़्यादा। उनके स्कूल के ऊपर अटैक करके उन्हें खींच के बाहर निकालना ये थोड़ा ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाएगा। वो बंदा बोलता है कि ऐसी बात है मेरे भाई, मैंने तुम्हें फ़ोन किया क्योंकि मुझे लगा कि यह काफ़ी अच्छा सबक हो सकता है गैंग और ग्रुप में। ये बात हर कोई जानता है कि एक बार जब तुम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो जाओगे तो तुम मुझसे भी महान हो जाओगे। और हाँ अगर हमारे फादर इस बात के लिए रेडी हो जाते हैं तो मैं भी ये एग्री कर लूँगा, एक्सेप्ट कर लूँगा। और वैसे भी आज की सोसाइटी में बुद्धि ज़्यादा मायने रखती है और माइंड की लड़ाई में कोई भी तुमसे नहीं जीत सकता। होपेंग बोलता है भले ही हम कॉग्निटिव एबिलिटी को छोड़ दें तब भी मुझे नहीं लगता कि मैं तुमसे हारूंगा। उसका बड़ा भाई भी कहने लगता है हाँ मैं जानता हूँ बास्टर्ड, और इसलिए तो मैंने तुमको यहाँ पर बुलाया है। तुम हमारे लिए इस मैटर का ख्याल क्यों नहीं रखते? हम सबको दिखाओ कि एक फ्यूचर बॉस को कैसा होना चाहिए। होपेन बोलता है मुझे परवाह नहीं, वैसे भी हारना हमारे ग्रुप के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ऑर्गेनाइज को बड़ा करने का मूर्खतापूर्ण तरीका बीत चुका है। तुमको बस ग्रुप को वैसे ही बनाए रखना है और ज़्यादा इश्यूज में फंसे बिना आगे बढ़ते रहना है। और फिर से यहाँ से सेट हो जाता है। ये दोनों बेटे कार में जा रहे होते हैं, इनके फादर ने बुलाया है। बड़ा भाई कहता है क्या तुमको समझ में आ रहा है कि हमारे फादर ने हमको क्यों बुलाया है? इसकी वजह साउथ एरिया में हुआ और वही एक्सीडेंट है। लोग अभी भी इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। होपेन कहता है मैंने कहा ना मेरे को इन सारी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसका भाई बोलता है सिर्फ नंबर्स के आधार पर किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना काफ़ी मुश्किल होता है और ऐसा टाइम भी आता है जो तुमको अपना कुछ दिमाग यूज़ करने की ज़रूरत होती है। अगर लोग तुमको डाउन देखने लगे तो यही एंड है। भले ये एक सिंगल एक्सीडेंट है लेकिन ग्रुप सर्कल को लगता है कि तुम इस एक्सीडेंट के इंचार्ज थे। तुम इसे अनदेखा कर सकते हो लेकिन बाकी के लोग इसे याद रखेंगे। और फिर यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। होपेंग कोई से पूछ रहा होता है लास्ट ईयर वो लड़कियाँ जो कि यूंगजो में ट्रिप के लिए गई थी और फिर वो उन 6 के 6 लड़के का नाम लेते हुए बोलता है क्या तुम इनमें से एक भी लड़की को जानती हो? अब जो कि मैं यहाँ पर आया गया हूँ तो
ये चीज़ भी कर ही लेता हूँ। तभी पीछे से वो बंदा कहता है बॉस कार तैयार है। अपने चमचे की बात को इग्नोर करते हुए वो बॉस बंदा को इनसे बोलता है मुझे लगता है कि उनको ढूंढना और उनके साथ थोड़ी बातचीत करना ये काफ़ी आसान होगा। अगर तुम चाहती हो कि स्कूल में अफरा तफरी ना हो तो मुझे वो सब कुछ बताओ जो भी तुम जानती हो। बट क्वीन तो उसे सीधा इग्नोर करती है और उन दोनों बच्चों के साथ गाड़ी की तरफ जाने लगती है। वो दोनों तेज से बढ़ते हुए जाते हैं। वह जो बोल रहा होता है मैं पहले जाऊंगा, वो बोलती है कितनी बड़ी कार है। मिस्टर पार्क कहता है जरा आराम से बच्चों की, तभी होपेन आ जाता है गाड़ी के दरवाजे में जोर की लात मारते हुए दरवाजा बंद कर देता है। ये देख के पार्क भड़क जाता है, कहता है तू ये क्या कर रहा है। वो बॉस बंदा अपने चमचे को आवाज देता है जगडू करते हुए। उसके चमचे का नाम जगडू है। वो कहता है यस बॉस। होपेन कहता है अपने सभी बंदों को कॉल लगाओ जो कि बाहर इंतजार कर रहे हैं। अब मेरे को लग रहा है कि मेरा भाई एकदम सही था, कभी कभी अपन को अपनी स्ट्रेंथ का भी यूज करना पड़ता है। मैंने प्लान चेंज कर दिया है। अब मैं उस डायरेक्टर ली और प्रिंसिपल को घसीटते हुए बाहर लाऊंगा और आज सबको सॉर्ट आउट कर लूंगा और फिर जाऊंगा। मिस्टर पार्क अपने पास से गन निकालने लगता है, शायद कोई देखती है और साथ ही मिस्टर पार्क को रोक देती है। बोलती है आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है मिस्टर, ये लोग तो बस गुंडों की तरह एक्टिंग कर रहे हैं, इतना स्ट्रेस मत लो इनका। वो वाइल्ड गार्ड टूर्नामेंट की वजह से काफी बिजी हैं और इन लोगों ने अभी हमको जिस तरह से ट्रीट करा है हम भी इनको उसी तरह से ट्रीट करेंगे। वाईके का सिक्योरिटी ब्रांच जो यहाँ के स्कूल के पास है, जल्दी से उसे कॉल लगाओ। वो कहता है यस। में तो फोन निकाल के कॉल करने लगता है कि तभी पीछे से कोई बंदा आ जाता है और कोई उनको आवाज देता है ईगोई करते हुए और कहता है हो जरा देखो तो तुम तो काफी मेच्योर हो गई हो, एक वुमेन बन गई हो। और वो उसको देखते से कहती है अरे मास्टर बैंक आप यहाँ किस लिए आए, क्या आप ठीक हो। वो कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ और मुझे याद है जब तुम 5 साल की थी जब मैंने प्रेसिडेंट ली के रिक्वेस्ट पर तुमको सिखाया था और जब से अब तक वाकई में कितना टाइम बीत गया है, तुम कितनी बड़ी हो गई हो। क्वीन बोलती है आई एम सॉरी मास्टर, मैं आपसे मिलने के लिए नहीं आ पाई। मास्टर कहता है मेरे पास अभी तक तुम जैसा कोई और डिसाइपल नहीं हुआ, मेरे को तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा प्राउड है, तुम मेरे अच्छे डिसाइपल हो। जबकि जगडू बंदे लोगों को कॉल लगाता है और कह रहा होता है तुम लोग क्या कर रहे हो, जल्दी आओ यहाँ पर। और होपेन ये देखता है कि कैसे ये इन लोगों को इग्नोर करते हुए आपस में गपशप करने में लगे हुए रहते हैं, तो ये देख के उसे थोड़ी गुस्सा आ जाती है। वो कहता है जगडू, तो जगडू भी गुस्से के साथ आगे बढ़ता है और कहता है यू हैव सोल, तुमको क्या लगता है कि यहाँ पर कोई मजाक हो रहा है। और दूसरा बंदा भी कहता है क्या तुम देखना चाहते हो कि एक गैंग क्या कर सकती है। जगडू मिस्टर पार्क के पास चला जाता है और कहता है मिस्टर क्या तूने मेरी बात सुनी नहीं। और वो दूसरा बंदा चिल्लाते हुए क्वीन के मास्टर के पास पहुंच जाता है और कहता है बूढ़े आदमी तूने मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया है। और साथ ही वो आगे बढ़ते हुए क्वीन के मास्टर का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है मैं एकदम सीरियस हूँ, मैं तेरे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, भले तू एक बूढ़ा है। क्वीन का मास्टर बोलता है तुमको इतना ज़्यादा टफ होने की जरूरत नहीं है, आखिर मेरे जैसे बूढ़े में कितने ही स्ट्रेंथ होगी। बट वो उसके मास्टर का कॉलर नहीं छोड़ता, तो ये देखिए मास्टर भी उसका हाथ पकड़ते हैं और मोड़ देते हैं और गिरा देते हैं और बोलते हैं लगता है कि मैं काफ़ी बेकार सिचुएशन में फंसने वाला हूँ। देखा तो वो जगडू गुस्सा हो जाता है, कह रहा होता है यू बास्टर्ड। और फिर तभी यहाँ पर जगडू के लोग आ जाते हैं, होपेन के लोग गाड़ियों में आ जाते हैं भर भर के और गाड़ियों से निकल जाते हैं। देखते ही देखते यहाँ पे बहुत सारे बंदे जमा हो जाते हैं, बहुत करते हुए उनके पास आने लगते हैं। जगडू कहता है इडियट जल्दी करो आओ यहाँ पर। ये देख के कोई इनका मास्टर बोलता है क्या तुम लोग यहाँ पर किसी तरह की वॉर स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हो। होपेन कहता है जाओ और उन सभी लोगों को पकड़ लो। ये सुनते से वो सारे आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी उनके कानों में गाड़ियों की एक जोरदार आवाज़ पड़ती है। देखते ही देखते यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ आने लगती हैं, यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर भी आ जाते हैं यार। और ये सभी लोग को इनके सिक्योरिटी के ब्रांच से हैं, वाई के सिक्योरिटी ब्रांच से, और इनके पास हाईटेक वेपन्स भी हैं। ये उन सारे गुंडों को घेर लेते हैं और कह रहे होते हैं हम लोग लोकेशन तक पहुंच चुके हैं और हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव वीआईपीज़ को प्रोटेक्ट करना है। जगडू भी सर उठा के ये नज़ारा देखता है और कहता है व्हाट द हेल। होपेन भी देख रहा होता है ये सब। क्वीन बोलती है मिस्टर पार्क मास्टर पेन को असिस्ट करो पहले। पार्क बोलता है ओके, बट जगडू उसे पकड़ा हुआ रहता है, कह रहा होता है तेरे को क्या लगता है कि तू यहाँ से जा सकता है यू बास्टर्ड। तभी मिस्टर पार्क अपना कोट उतार देता है, वो जगडू के हाथ में ही रह जाता है और जगडू मिस्टर पार्क की तरफ देख के एकदम चौंक जाता है। मिस्टर पार्क उससे बोलते हैं ये तेरे लिए बेटर होगा कि तू मेरे कपड़ों का ख्याल रखे, मैं बहुत जल्दी वापस आऊँगा और अपना कोट ले जाऊँगा। चलो मास्टर बैंक मैं आपको कार तक स्कॉर्ट कर देता हूँ, ये जगह आपके लिए सही नहीं। और फिर वो दोनों आपस में बातें करते हुए चले जाते हैं, जो कि पीछे से क्वीन भी झुकते हुए बोल रही होती है मास्टर आप बेटे बच्चे हो। होपेन कहता है जगडू आखिर तू कर क्या रहा है। जगडू भी उसका इशारा समझ जाता है और फटाक से क्वीन की तरफ बढ़ते हुए उसका कंधा पकड़ लेता है, कहता है कमीनी तेरे को क्या लगता है कि यहाँ पर कोई मजाक हो रहा है। क्वीन गुस्से के साथ उसकी तरफ देखती है और बोलती है अपना हाथ हटा। ये सुनते ऐसे आगे से जगडू भी गुस्सा दिखाता है, बोलता है क्या तू जानती भी है कि हम लोग कौन है, हम लोग 3 नेशनल गैंग में से एक है, तेरे को क्या लगता है कि तू यहाँ से ऐसी बच के निकल जाएगी। होपेन कहता है हे यू, तेरे को देखने से लगता है कि तू एक अमीरजादी है, लेकिन तूने यहाँ पर एक गलत अपोनेंट से पंगा ले लिया है। हम लोग तो फंडामेंटली ही डार्क हैं, इसलिए हम तुम जैसे लोगों की धमकी से बिल्कुल भी नहीं डरते। तो अब तुम क्या करने वाली हो, क्या हमें मार डालोगी।
दुर्भाग्य से ये तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन हमारे लिए नहीं। अगर हमने मन बना लिया तो हम ऐसा कर भी सकते हैं। और वैसे भी एक लड़की से छुटकारा पाना, वो भी बिना किसी को पता चले, हमारे लिए बस पीस ऑफ केक है। मेरे सामने घुटने टेक कुतिया, अगर तू हमारी बात सुनना स्टार्ट कर देती है तो शायद मैं तेरी जान बख्श दूं। क्वीन फटाक से अपने पास से फोन निकाल के अपनी सेक्रेटरी को कॉल करती है और बोलती है, सेक्रेटरी जैंग, क्या ये तुम हो? मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, जितनी जल्दी हो सके तुम्हें इस काम को करना है। और 3 नेशनल गैंग्स में से एक, जो भी इनका नाम हो, शायद हिमेनारी, तो इनका कहना है कि लास्ट ईयर इनका इनकाउंटर हमारे यहाँ के कुछ स्टूडेंट से हो गया था ट्रिप के दौरान। तो मैं चाहती हूँ कि तुम इस मामले को अच्छे से संभाल लो और इस मामले में जो गैंग इन्वॉल्व है उसके जितने भी रिलेटेड बिजनेस है, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, सभी के सभी एकदम बंद करा दो। मेरे को उनसे छुटकारा चाहिए और याद रखना कोई भी उनकी मदद ना करने पाए। ये सुनने के बाद होपेन कहता है, आखिर किस तरह की बात हुई? क्या तू मेरे को हंसाने की कोशिश कर रही है? हालांकि अंदर से वो क्वीन की बात सुन के थोड़ा सा डर भी चुका है, लेकिन फिर भी ऊपर से हार्ड बनते हुए बोलता है, तेरे को क्या लगता है कि इस तरह की धमकियां हमारे ऊपर काम करेंगी? तो बस यहाँ पर बल्फ कर रही है। क्वीन बोलती है, तुमको क्या लगता है कि ये बस एक धमकी है? मैं ऐसा नहीं कर सकती। जरा खुद ही सोचो, इस दुनिया में कितने लोग हैं जो तुमको इस तरह की सिचुएशन दिखा सकते हैं, वो भी बस 10 मिनट के अंदर। यहाँ पर इम्पॉसिबल जैसी कोई चीज़ नहीं। और क्या तुम जानते हो, अगर तुम्हारी वो 3 नेशनल गैंग ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर आगे खड़ी भी हो जाए, तब भी मैं उन तीनों से छुटकारा पा सकती हूँ। 3 के 3 गैंग्स का सफाया कर सकती हूँ। सिर्फ एक ही रीज़न है जिसकी वजह से मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं बस एक चिकन को पकड़ने के लिए बड़े जानवर को काटने वाला नाइफ यूज़ नहीं करती। चल, तू मेरे सामने घुटने टेक, कचड़े के टुकड़े कहेंगे। तू ऐसा करता है तो शायद मैं तेरी जान बख्श दूँ। जड्डू कहता है, बॉस मेरे को लगता है कि ये सिचुएशन तभी। होपेन चलाते हुए कहता है, शट अप, ये बस यहाँ पर बल्फ कर रही है, बड़ी बड़ी छोड़ रही है। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे तुम अपनी स्ट्रेंथ के साथ कर नहीं सकते। जल्दी से सभी लोग अपने वेपन बाहर निकालो, अपन आज इनका सफाया कर देंगे। बॉस की बात सुनने के बाद वो सभी अपने हथियार निकाल लेते हैं। तो क्वीन की टीम भी आगे से उनके ऊपर पॉइंट कर देती है। क्वीन की टीम के पास हाईटेक वेपन है, गन से उनके पास सिर्फ डंडे। और ये सिचुएशन हागडू अच्छे से समझता है। वो कह रहा होता है, बॉस मेरे को नहीं लगता कि ये राइट टाइम है ये सब कुछ करने का। अगर यहाँ पर बिग ब्रदर भी होते तो शायद वो भी हर्ट हो जाते। तभी यहाँ पर डडल आ जाती है उन दोनों के साथ और बोलती है, देखो मैंने कहा था ना, ये चुड़ैल कहीं पर अपने पैसों का रोब झाड़ रही होगी। मैंने कहा था ना, ये तो बस चलते फिरते डिजास्टर है। झिंगू को देखते से उसका छोटा भाई चिल्लाते हुए कहता है, बड़े भाई जैकपॉट, यहाँ पर तो टोटली गेम ऑफ वॉर हो रहा है। सोम बोलती है, अरे इडियट, ये गेम कैसे? हाँ, लड़के तो लड़के ही रहेंगे। झिंगू थोड़ा परेशान होते हुए क्वीन की तरफ देखता है। क्वीन बोलती है, अरे कुछ भी नहीं है, बच्चों के बारे में चिंता मत करो, बस स्कूल के अंदर थोड़ा कचरा आ गया है, मैं जस्ट अभी इन्हें क्लीन कर दूंगी। चिंगू का भाई तेजी से भागते हुए चिंगू के पास जाने लगता है। चिंगू कहता है, सोम चुने से भागो मत, गिर जाओगे। तभी होपेन चिंगू के भाई को पकड़ लेता है और हॉस्टेज बना लेता है और चिल्लाते हुए कहता है, अपनी बकवास बातें बंद करो। तुम्हें क्या लग रहा है कि यहाँ पर कोई मजाक हो रहा है? यहाँ पर बच्चों का किसी तरह का गेम चल रहा है? क्यों? अब बातें करो ना, क्यों नहीं कर रहा है? लगता है कि अब तुम लोग मेरे को थोड़ा सीरियसली लेने वाले हो क्यों? तभी बिना टाइम बर्बाद करे चिंगू फटाक से आगे बढ़ता है और होपेन को गले से पकड़ते हुए उसे गिरा लेता है। और चिंगू की ये हरकत देख के क्वीन एकदम शौक रह जाती है, जबकि मून और डडल भी बहुत ज़्यादा चौंके हुए रहते हैं। और गाइस बस इस एपिसोड के लिए इतना ही है। बाकी की स्टोरी आप लोग नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। और जानने से पहले एक और बात, भले ही वीडियो लेट आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग लाइक और कमेंट करना छोड़ दो, वो बराबर से आते रहना चाहिए। बस इतना ही कहना था और बुरा नहीं मानने का। मैं करूँगा ना वीडियो अपलोड,